एनिमे की कहानी यहाँ से शुरू होती है, जहाँ पर हमें सातू नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो रियल लाइफ में बिल्कुल ही अनलकी और इग्नोरेड इंसान होता है। वो एक छोटी सी कंपनी में हैंडीमैन का काम करता है, जहाँ पर उसका बॉस उसे गंदे तरीके से बात करता है, कम सैलरी देता है और एचआर डिपार्टमेंट सिर्फ रील्स और टाइम पास में ही लगा देता है। रोज काम के बाद सातू सोचता रहता है कि क्या मेरी पूरी जिंदगी बस इसी तरीके से बेकार गुजरने वाली है, और फिर थका हुआ वो अपने गंदे घर की तरफ चल पड़ता है। तभी अचानक सड़क पर चलते वक्त एक तेज ट्रक आता है और सातू को सीधा एक दूसरी दुनिया में फेंक देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि ये दुनिया बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर विजार्ड्स, वॉरियर्स और डेंजरस मैजिकल क्रिएचर भरे पड़े हैं। सातू तुरंत समझ जाता है कि यहाँ पर जिंदा रहना उसके नॉर्मल 9 to 5 जॉब जैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस दुनिया में सब मॉन्स्टर्स मारने में लगे होते हैं, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता होता है कि चीजों को रिपेयर करने वाला बंदा ही आगे जाकर सबसे ज्यादा काम का साबित होने वाला है। कुछ टाइम के बाद सातू की मुलाकात एक अजीब सी एडवेंचरस पार्टी से होती है, जो कि डंजन एक्सप्लोर करने के लिए उसकी हेल्प चाहते होते हैं। इस टीम में रेल्सा होती है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर होती है, लेकिन नेचर से थोड़ी सी साई भी। लाफेनपेन एक छोटी सी फेरी हीलर होती है, जो कि अपनी मैजिक यूज करने में काफी ज्यादा कंजूसी करती है। और मार्लोक एक बूढ़ा विजार्ड होता है, जो कि बहुत ही पावरफुल होने के बावजूद स्पेल्स बोलते वक्त अक्सर भूल ही जाता है। धीरे धीरे ये ओड सी टीम एक दूसरे पर ट्रस्ट करने लगती है। यहीं पर सातू के हैंडीमैन स्किल का असली यूज होने वाला होता है। और लॉक्ड चेस्ट को ओपन करता है, टूटे हुए वेपन्स और आर्मर को फिक्स करता है, और सफर के लिए उसका सामना भी प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देता है। पार्टी के सब लोग समझ जाते हैं कि बिना मैजिक के भी सातू उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इस नए वर्ल्ड में पहली बार सातू को लगता है कि उसकी कोई वैल्यू है, जो कि उसकी पुरानी जिंदगी में कभी भी नहीं थी। एक दिन एक गंजा सा फ्रॉड आदमी टाउन शॉप पर आता है और छोटी सी लड़की को एक बिल्कुल बेकार सोड बेच देता है। वो लड़की बिना सोचे समझे उस सोड के बदले 18 गोल्ड कॉइन दे देती है। बाद में जब सातू उस सोड को ध्यान से देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि एक डमी सोड है, लेकिन अपनी रिपेयरिंग स्किल से वो उस सोड को यूजेबल बना देता है। अगले दिन सब लोग एक अंधेरी और डेंजरस केव में मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। विजार्ड मार्लोक स्पेल बोलते वक्त बार बार गलती कर देता है, जिससे कि सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। तभी रेल्सा आगे बढ़ती है और अपनी हैवी सोड से मॉन्स्टर को इजीली खत्म कर देती है। ये सब देखने के बाद सातू को लगने लगता है कि वो अपनी टीम के लिए सिर्फ एक बर्डन है, क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ हैंडीमैन काम के लिए ही ट्रेंड है। सातू समझ जाता है कि बिना मैजिक के वो इस खतरनाक दुनिया में ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो मार्लोक के सारे स्पेल्स सीखेगा। सिर्फ कुछ ही दिनों में सातू विजार्ड के स्पेल्स को याद कर लेता है और मिशन में उनकी मदद करने लगता है, जिससे कि उनकी टीम को सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन एक दिन जब सब लोग एक चेस्ट ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी केव अचानक से हिलने लगती है और टूटना शुरू हो जाती है। इसी अफरा तफरी में सातू का पैर फिसल जाता है और वो नीचे एक डार्क और क्रीपी अंडरग्राउंड केव में गिर जाता है। जमीन पर गिरते ही उसे तेज दर्द फील होता है और वो देखता है कि उसकी लेग टूट चुकी है और काफी ब्लीडिंग हो रही है। अब वो अकेला यहाँ से निकल नहीं सकता। अंधेरे में पड़ा हुआ सातू अपनी पुरानी बेकार जिंदगी को याद करता है और सोचने लगता है कि शायद से उसकी टीम उसे एक बर्डन समझकर यहीं पर छोड़कर चली जाएगी। उस वक्त सातू के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या इस नए वर्ल्ड में भी उसकी किस्मत वही पुरानी वाली रहने वाली है, या फिर आगे कुछ और भी लिखा है। थोड़ी देर के बाद सातू देखता है कि रेल्सा, विजार्ड और फेरी लाफेनपेन घबराते हुए उसकी तरफ भाग रहे होते हैं। वो सब सातू को देखकर रिलीफ महसूस करते हैं और उससे कहते हैं कि उसे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि सातू उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ये बात सुनते ही सातू के दिल में एक अलग ही वार्मथ आ जाती है और पहली बार उसे लगता है कि कोई उसे सच में अपना मानता है। उस पल सातू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अगले दिन ये सब लोग एक मल्टी हेडेड स्लिमी सी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, जिसका नाम एगोनी होता है। एनोगी इतना ज्यादा चिपचिपा होता है कि रेल्सा उसे देखकर ही उल्टी करने लगती है, क्योंकि उसे स्लाइम से भरी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। सिचुएशन को संभालते हुए विजार्ड एनोगी पर मैजिक कास्ट कर देता है और उसी वक्त सातू अपनी सोर्ड से एक पावरफुल स्लैश करता है, जिससे कि एनोगी वहीं पर मर जाता है। ओहो भाई लोग, न्यू ईयर के लिए एक क्रेजी न्यूज आ चुकी है। 1X ने एक मैसिव सेंटा प्रमोशन लॉन्च कर दिया है और प्राइस देखकर सच में दिमाग ही हिल जाएगा। सोचो जरा, मैकबुक प्रो 16, आईफोन 17 प्रो मैक्स, वॉच अल्ट्रा 3 जैसे और भी प्रीमियम गैजेट्स जीतने का चांस। पार्टिसिपेट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। बस 1X की वेबसाइट या ऐप पर जाओ, स्पोर्ट्स फॉलो करो या गेम खेलो और लकी टिकट्स अर्न करो। और हाँ, टिकट्स की कोई लिमिट नहीं है, जितना ज्यादा प्ले करोगे उतना ज्यादा चांसेस है जीतने के। ऑफर वैलिड है जनवरी 11 तारीख तक। रजिस्ट्रेशन के टाइम मेरा प्रोमो कोड यूज करो, जो होगा RS NEO, जिससे कि तुम्हें एक्स्ट्रा ग्रांटेड बोनस भी मिलेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कमेंट में पिन है, वहां से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना।
अगर न्यू ईयर को कुछ बड़ा जीतना चाहते हो तो ये चांस बिल्कुल भी मिस मत करना। मोस्टर को मारने के बाद सातू अपनी एक और हिडन टैलेंट दिखाता है। वो अपनी कुकिंग स्किल का यूज करके एनोगी को एक टेस्टी रोस्टेड डिश में बदल देता है। जैसे ही वो डिश सर्व होती है, विजार्ड और लाफिनपेन दोनों ही उसके टेस्ट से बहुत ही शौक हो जाते हैं। वो इतना टेस्टी होता है कि दोनों मिलकर रायल्सा को भी जबरदस्ती टेस्ट करने के लिए मना ही लेते हैं। रायल्सा जैसे ही एक बाइट लेती है, उसे लगता है कि जैसे कोई पैराडाइस में पहुंच गई हो और वो बिना रुके पूरा डिश खा जाती है। पेट भरने के बाद सब लोग अपनी मिशन कंटिन्यू करते हुए एक नॉन मैजिक केव में एंटर करते हैं। अंदर जाते ही उनकी नजर एक चेस्ट पर पड़ती है, लेकिन सातू को फील होता है कि ये चेस्ट सस्पिशियस है और इसमें ट्रैप भी हो सकते हैं, इसलिए वो उसे छेड़ता नहीं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक और चेस्ट मिलती है, जिसे सातू अपने टूल्स की मदद से मेटल ट्रैप से अलग कर देता है। लेकिन जैसे ट्रैप्स रिमूव होते हैं, एक बदबू मारने वाला ग्रीन लिक्विड अचानक से रेल्सा के आर्मर पर गिर पड़ता है। वो लिक्विड आर्मर को मेल्ट कर देता है और रेल्सा का आर्मर नुकसान हो जाता है। ये सीन थोड़ा सा ऑकवर्ड तो हो जाता है, लेकिन सब लोग समहाउ सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। रात को सब लोग कैंप फायर के पास बैठे होते हैं, तभी बूढ़े विजार्ड की कमर में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। वो लाफिनपेन से कहता है कि अपनी मैजिक से उसकी हेल्प करें, लेकिन ग्रीडी फेरी सीधा एक गोल्ड कॉइन मांग लेती है। विजार्ड के पास पैसे नहीं होते क्योंकि वो अपना सब कुछ गैम्बलिंग में हार चुका होता है। तब सातू आगे बढ़कर कहता है कि वो गोल्ड कॉइन दे देगा। बाद में सातू रेल्सा से पूछता है कि लाफिनपेन हमेशा इतनी सेल्फिश क्यों रहती है। रेल्सा उसे एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर लाफिनपेन चांद की तरफ देखकर वो गोल्ड कॉइन ऑफर कर रही होती है। जब सातू इस अजीब रिचुअल के बारे में पूछता है तो रेल्सा उसे बताती है कि लाफिनपेन एक मूनलाइट फेरी है। उसकी रेस को मून गोडेस ने कर्ज किया था और अगर वो गोल्ड कॉइन ऑफर ना करे तो उनका साइज धीरे धीरे छोटा होने लगता है। रेल्सा ये भी बताते हैं कि मूनलाइट फेरिस पहले चांद पर रहते थे, लेकिन जेलस हाफ मून गोडेस ने उन्हें धरती पर फेंक दिया। ये सब सुनने के बाद सातू लाफिनपेन का पूरा डेब्ट अपनी सेविंग से चुकाने की बात करता है, लेकिन रेल्सा कहते हैं कि लाफिनपेन कोई फ्री लोडेड नहीं है और वो ऐसा ऑफर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगले दिन जब सातू एक चेस्ट ओपन करता है तो उसे लगता है कि इसमें कोई रिवॉर्ड होगा, लेकिन ये चेस्ट एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप निकलती है जो कि सातू और रेल्सा दोनों को खींचकर ग्रेट लैबिरिंथ के सबसे लोएस्ट फ्लोर में फेंक देती है और यहीं से उनकी एक और डेंजरस जर्नी शुरू होने वाली होती है। विजार्ड और फेरी इस टेलीपोर्टेशन इफेक्ट से सेफ रहते हैं क्योंकि उनकी बॉडी मैजिक से अगेंस्ट इम्यून होते हैं, लेकिन जैसे ही सातू और रेल्सा खुद को संभालते हैं तभी उनके सामने एक बहुत ही बड़ा आयरन गोलेम खड़ा होता है। उसकी बॉडी पूरा आयरन से बनी होती है और हर स्टेप पर जमीन कांपने लगती है। रेल्सा तुरंत सातू से कहती है कि वो उनके पीछे रहे और अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो तुरंत भाग जाए। रेल्सा अपनी मैजेस्टिक सोर्ड के साथ गुलेम पर चार्ज करती है, लेकिन गुलेम सिर्फ एक ही पावरफुल हिट में उसे दूर फेंक देता है। जमीन पर गिरी हुई रेल्सा इंजर्ड हो जाती है और दर्द में सातू से कहती कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन सातू पहली बार पीछे हटने की वजह सीधा गुलेम पर चढ़ जाता है और अपनी हैंडीमैन नॉलेज का यूज करके उस पर मोल्टेन मेटल लिक्विड डाल देता है। ये गुलेम के लिए एक बहुत ही बड़ा शौक होता है, लेकिन मरने से पहले वो अपनी पूरी ताकत लगाकर सातू को जोर से जमीन पर पटक देता है। सातू बैडली इंजर्ड हो जाता है और होश खो देता है। रेल्सा घबराकर उसे जगाने की कोशिश करती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वक्त धीरे धीरे निकल रहा होता है और रेल्सा मन ही मन विजार्ड और लाफिनपेन के आने की दुआ करने लगती है। तभी उसे याद आता है कि विजार्ड ने एक बार उसे दिया था जिसका नाम ड्रॉप ऑफ लाइफ था। बिना टाइम वेस्ट किए रेल्सा पोशन को अपने मुंह में डालती है और सातू को किस करके वो लिक्विड उसके मुंह में डाल देती है ताकि उसकी जान बच सके। कुछ देर के बाद सातू धीरे धीरे आंखें खोलता है और अपने सामने विजार्ड, फेरी और रेल्सा को चिंता में खड़ा देखता है। सातू के जिंदा होने पर लाफिनपेन खुशी से उछल पड़ती है और उसे बताती है कि कैसे रेल्सा ने उसकी जान बचाई। ये सुनते ही रेल्सा शर्म से बिल्कुल लाल हो जाती है और नजरें झुक जाती है उसकी। सातू भी समझ जाता है कि वो अकेला नहीं है, कोई है जो उसकी परवाह करता है। अगली सुबह लाफिनपेन ने सातू को इस नए और अजीब दुनिया के टूर कराने लेकर जाती है। सबसे पहले वो उसे मैरिज कंसल्टेंसी ऑफिस लेकर जाती है। सातू ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि इस मैजिकल वर्ल्ड में भी अरेंज्ड मैरिज के लिए प्रॉपर ऑफिस होते हैं। लाफिनपेन सातू को बताती है कि ये किंगडम काफी पीसफुल है और यहाँ पर वेपन्स मैजिक का यूज काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इन सब प्रोसेस की वजह से विमेंस को भी एडवेंचर पर जाने का मौका मिलता है, लेकिन साथ ही वो ये भी बताती है कि लैबिरिंथ का ट्रेजर लगभग खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से आदमियों की इनकम कम होती जा रही है और शादियां और मुश्किल होती जा रही है। थोड़ी देर के बाद लाफिनपेन सातू से कहती कि एक बार फिर से मैरिज कंसल्टेंसी ऑफिस के अंदर देखो। अंदर जाते ही सातू बहुत ही शौक हो जाता है जब वो देखते है कि उनका बूढ़ा विजार्ड अपने लिए एक ब्राइड ढूंढ रहा होता है। तभी रेल्सा आकर विजार्ड को वहाँ से जबरदस्ती खींच कर लेकर जाती है और मैरिज कंसल्टेंट लेडी
रिलीफ सांस लेती है। लोफेन पेन बताती है कि रेमेडी मैजिक का एडवांस होने की वजह से लोग ज्यादा टाइम तक जीने लगे, जिसकी वजह से एगिंग पॉपुलेशन और केयर गिवर्स यानी कि जो देखभाल करते हैं उनका इशू सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है। अपनी नेक्स्ट मिशन के लिए वो सब फिर से केव के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात एक टेम्पटेशन फेरी से होती है जो अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही मशहूर होती है। जैसे सातू उसके पास जाता है, फेरी एक स्पेल कास्ट करती है जिससे कि सातू उसके प्यार में पागल हो जाता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं, पहले सातू जो बहुत ही शाय और चुपचाप रहता था उसके बिहेवियर में धीरे धीरे चेंज आने लगता है। वो फेरी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसकी पर्सनैलिटी क्वाइट और बहुत ही ज्यादा अच्छी होने लगती है। ये सब देखकर अल्सा बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पाती, क्योंकि जिसे वो पसंद करती है वो लड़का एक हाफ नेकेड टेम्पटेशन फेरी के जाल में फंसता जा रहा होता है। अल्सा के अंदर गुस्सा भर जाता है और वो बिना ज्यादा सोचे अपनी सोड निकालकर फेरी पर अटैक करती है। उसके बॉडी पर एक अजीब सी इंटेंस रेंज चढ़ जाती है और वो फेरी पर लगातार वार करने लगती है। फेरी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर डॉज करती रहती है, लेकिन एल्सा के फायर्स अटैक से डरकर आखिरकार वो फेरी वहाँ से भाग ही जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि सातू पर फेरी का असली स्पेल अब भी एक्टिवेट होता है। स्पेल के इफेक्ट में सातू को रेल्सा की तरफ एक अजीब सी स्ट्रॉन्ग अटेंशन महसूस होती है और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। रेल्सा घबरा जाती है और पीछे हटने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब क्या करे। सातू जो कि अब भी फेरी की स्पेल के अंडर होता है, रेल्सा की और पास आ जाता है, इतना पास की लगता है कि जैसे अब उसे किस कर ही लेगा। तभी लोफेन पेन बीच में आ जाती है और स्पेल को तोड़ देती है, जिससे कि सातू फाइनली फेरी के कंट्रोल से फ्री हो जाता है। पर टेंशन यहीं पर नहीं रुकती। अचानक उसे वो ओल्ड विजार्ड दिखाई देता है जो कि टेम्पटेशन फेरी का हाथ पकड़े खड़ा होता है। ये देखकर सातू घबरा जाता है और वो सोचते है कि कहीं विजार्ड भी फेरी के चाम में तो नहीं आ गया। तब रेल्सा कामली उसे समझाती कि विजार्ड मैजिक से इम्यून होते हैं और फेरी उसे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और थोड़ी सी स्मिक के साथ सातू से कहती कि उसे ओल्ड हैक की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक ऐसे ट्रैप का सामना करना पड़ता है कि अगर कोई भी मेटल आर्मर पहने हो तो लाइटनिंग हो लग सकती है। सातू पूछते हैं क्या वो इस ट्रैप को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि रेल्सा मेटल आर्मर पहनी होती है, जिससे कि वो रियल डेंजर में होती है। विजार्ड सजेस्ट करता है कि रेल्सा थोड़ी देर के लिए अपने आर्मर उतार दे ताकि वो अपनी मैजिक से आर्मर को लाइटनिंग ट्रैप के ऊपर से मूव कर सके। रेल्सा थोड़ी सी हेजिटेट हो जाती है, क्योंकि आर्मर के नीचे उसने रिवीलिंग क्लोथ्स पहने होते हैं और आर्मर उतारना उतना अनकंफर्टेबल फील करता है। रेल्सा के डिस्कम्फर्ट को समझकर जेंटलमैन सातू तुरंत अपनी शर्ट उतार देता है और रेल्सा को पहनाने के लिए दे देता है। जैसे ही वो लोग ट्रैप पर कदम रखते हैं, एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। विजार्ड खुद लाइटनिंग का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा की तरह अपनी मैजिक स्पेल भूल जाता है और ये देखकर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। बाद में जब सातू एक रेंटेड रूम में बैठा होता है, उसे एक अजीब सी बुक मिलती है जो कि एक पुराने जंग लगे हुए लॉक से बंद होती है। वो अपनी हैंडीमैन स्किल का यूज करके उस बुक को खोलने की कोशिश करता है। बुक खुलते ही उसके अंदर से एक कैज होता है जिसमें कि एक रोटेन मशरूम रखा होता है। तभी अचानक विजार्ड उसके पीछे आ जाता है और उसे बताता है कि मशरूम का नाम कोका मरट मशरूम है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये मशरूम डिलीशियस में से एक होता है और इतना रेयर जो कि वेस्ट नहीं किया जा सकता। विजार्ड उस मशरूम को अपने हाथ में ले लेता है और उसे ऐसे स्निफ करने लगता है जैसे कि कोई बहुत ही पुराना आदमी हो जो कि बिल्कुल अलग ही दुनिया में हो। वो सातू को बताता है कि उसने इस मशरूम को बहुत ही पहले छुपा कर रखा था ताकि कोई उसे छीन ना सके। फिर वो सातू को डिटेल्स में समझाने लगता है मशरूम को खाना कैसे होता है और कौन सा हिस्सा सेफ होता है। तभी अचानक रेल्सा कमरे का गेट जोर से खोल देती है और कहते कि उसे भी अपना शेयर चाहिए। ये सब देखकर सातू अपने मन में सोचता है कि शायद से वो मशरूम के दीवानों में फंस चुका है। कुछ दिन के बाद जब ये लोग एक ड्रैगन को मारने के लिए एक मिशन पर निकलते हैं, तब डेड ड्रैगन के विस्कल्स निकलते हैं और सातू की सबसे अच्छा वायर कटर टूल अचानक से टूट जाता है। टूल टूटने की वजह से सातू थोड़ा सा उदास हो जाता है। ये देखकर पेल्जा उससे पूछती क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो, लेकिन सातू इसमें नहीं होता है, इसलिए वो परेशानी में सर हिला देता है। सातू सोचने लगता है कि काश कोई ऐसा क्राफ्टमैन होता है जो कि मेरे इस टूल को जल्दी से रिपेयर कर सके। उसकी उदासी को देखकर विजार्ड सजेस्ट करता है कि उन्हें एक अपने जान पहचान से मिलना चाहिए जो कि थोड़ा सा अजीब जरूर है पर काम का मास्टर है। विजार्ड बताता है कि उस आदमी का नाम डोनजेन है और उसे लोग स्टील की आवाज सुनने वाला आदमी भी कहते हैं। वो स्टील को मैनिपुलेट करके उसका शेप बदल सकता है और नए टूल बना सकता है। वो एक ड्वार्फ होता है जो कि छोटे लोगों के लिए आर्मर से लेकर जायंट के लिए शील्ड्स बना सकता है। अपने काम में बिल्कुल प्रोफेशनल होता है, लेकिन ड्वार्फ ने काम छोड़ दिया था क्योंकि लोग उसे ठीक से पेमेंट नहीं देते थे और हमेशा ओवरचार्ज का शिकायत करते रहते थे। विजार्ड बताता है कि ड्वार्फ अब एक गहरी केव के बिल्कुल लास्ट में छुपा रहता है, जहाँ एक ऐसा दरवाजा है जो कि तब तक नहीं खुलता जब तक कि 108 की का यूज ना किया जाए। विजार्ड ये भी कहता है कि उस वर्कशॉप में घुसना किंग के बेडरूम में छुपकर जाने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। ये सुनने के बाद भी सातू चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। थोड़ी मेहनत के बाद वो एक एक करके 108 की लॉक खोल देता है। जैसे ही वो लोग ड्वार्फ के वर्कशॉप के अंदर जाते हैं, उस ग्रम्पी ओल्ड मैन ड्वार्फ को ग्रेट
करता है। ड्वार्फ बिल्कुल शॉक हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि दूसरी दुनिया में एक हैंडीमैन इतने सारे टूल्स को खोल सकता है। फिर ड्वार्फ अपनी एक्सपेक्टेशन स्किल का यूज करके सातू का टूल ठीक कर देता है और पेमेंट में एक ड्रैगन स्केल्स मांगता है। सातू बिना किसी हेजिटेशन के उसे ड्रैगन सेल्स दे देता है। अपना रिपेयर टूल देखकर सातू बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि ब्लेड की एज इतने ज्यादा परफेक्टली रिफाइंड होते हैं कि सिल्वर के साथ साथ बिल्कुल स्मूथली ज्वाइन किए गए होते हैं। तभी सातू ड्वार्फ से कुछ और बनाने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन जब ड्वार्फ पूछता है कि क्या बनाना है तो सातू बात को बदल देता है और खाने की बात कर देता है। ड्वार्फ बिना कुछ बोले उन सब के लिए डिनर प्रिपेयर कर देता है। जब सब लोग खाना खाते हुए और ड्रिंक करते हुए बैठे होते हैं, तब सातू अचानक से राल्सा से एक सीरियस सवाल पूछ लेता है। वो कहता है कि अगर इस दुनिया में औरतें, बच्चे और बिल्कुल पावरलेस लोग भी आसानी से ऐसे वेपन्स को हासिल कर ले जो कि किसी को भी मार सकते हो, तो फिर क्या होगा। और ये सुनने के बाद आधी नशे में डूबा हुआ एक आदमी बोल पड़ता है, ऐसी चीजें बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। सातू इस बात पर सोचने लगता है कि अगर उसके पास एक गन हो तो शायद से बैटल में हेल्प मिल सकती है, लेकिन साथ ही वो इस बात से भी हेजिटेट करता है कि इतने डेंजरस वेपन्स का इस दुनिया में लाना सही नहीं होगा। ये सब सोचकर वो अपने ख्यालों को साइड में रख देता है और अचानक खड़ा हो जाता है और राल्सा से कहता है कि मुझे शॉट चलाना सिखाओ। लेकिन ज्यादा बियर पीने की वजह से राल्सा वहीं पर सो जाती है। कुछ दिन के बाद सातू को एक बहुत ही ब्रूटल फ्लू हो जाता है और उसकी बॉडी में टेम्परेचर में एक्सट्रीम चेंज होने लगती है। फेरी डिक्लेयर कर देती कि उसके पास ऐसी कोई मैजिक नहीं है जो कि कॉमन कोल्ड को ठीक कर सके, और विजार्ड भी इस बात से एग्री करता है। राल्सा सातू से कहती कि वो थोड़ा सा रेस्ट करें जब तक कि वो लोग ऐसे जॉब पर फोकस करेंगे जहाँ पर मोस्टर को बिना उसके हराए जाया जा सके। ये सुनकर सातू सॉरी बोल पड़ता है और कहता है कि वैसे भी वो बैटल में यूजलेस ही है। लेकिन सातू ये नहीं जानता होता है कि उसने विजार्ड की स्पेल में मदद की है, लोफेन पेन को बैटल के टाइम सपोर्ट दिया है और आयरन जाइंट मोस्टर से राल्सा की जान बचाई है। बैटलफील्ड में हैंडीमैन सातू को छोटी छोटी मदद करता है, वही उसकी पार्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। उसके बिना उसकी पार्टी सही तरीके से काम नहीं कर पाती। इस मिस्टीरियस दुनिया में आए हुए सातू को लगभग आधा साल हो चुका होता है। एक दिन वो टाउन की शॉप गर्ल को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि अपनी दुनिया में वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था जहाँ पर उसकी सैलरी बहुत ही कम थी और कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। जब उसने अपने बॉस से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो बॉस ने बिना सोचे समझे उसे जॉब से निकाल दिया। उदास और टूटा हुआ सातू अपने घर वापस जा रहा होता है और कहीं न कहीं उसके मन में ये भी ख्याल होता है कि अगर वो मर भी जाए तो शायद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी सोच में डूबा हुआ वो रोड पर चल रहा होता है। तभी एक बड़ा सा ट्रक आता है और सीधा उससे टकरा जाता है। एक पल में सातू ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो इस दुनिया में कभी आया ही नहीं था और न ही उसकी जरूरत थी यहाँ पर। लेकिन अगले ही मोमेंट में सातू आसमान में गिरता है और एक हाल्फ नेकेड लड़की के पास आकर गिर जाता है, जो नींद में किसी ओल्ड गेजर और फेरी का नाम ले रही होती है। जब लड़की अपनी आंखें खोलती है और अपने बेड पर एक अनजान लड़के को देखती है तो वो डर के मारे चीख पड़ती है। वो तुरंत अपने डैगर निकालकर सातू को मारने ही वाला होता है, उसे परवेट समझकर। तभी विजार्ड बीच में आ जाता है और कहता है कि उसे सातू के अंदर कोई भी मैजिक पावर फील नहीं हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि सातू इस दुनिया का नहीं है। अगर उस ओल्ड विजार्ड ने उस वक्त सातू को ना रोका होता तो शायद से सातू वहीं पर मारा जा चुका होता। सब लोग एक लोकल इन में डिनर के लिए बैठे होते हैं, लेकिन सातू का मन खाने में बिल्कुल भी नहीं लगता। उसके दिमाग में बार बार आयरन गुलेम का ख्याल आ रहा होता है। वो विजार्ड और रासाइला से पूछता है कि आखिर वो गुलेम अपने आप कैसे मूव कर रहा था। सातू को लगता है कि शायद से वो मैजिक या किसी क्लॉक वर्क सिस्टम से चल रहा होगा, लेकिन जब वो उसे फाइट कर रहा था तब उसे एक अजीब सी मैकेनिकल आवाज सुनाई देती, जैसे कोई इंजन काम कर रहा हो। फेरी सजेस्ट करती कि क्यों ना वो सब लोग उस गुलेम के रिमेन्स चेक करने जाएं ताकि सच कंफर्म हो सके। राल्सा भी इस बात से एग्री कर लेती है और कहती है कि उन्हें दोबारा से 10th फ्लोर पर जाना चाहिए। थोड़ी देर में वो लोग गवर्नमेंट कंट्रोल्ड लेबिरिंथ के एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं। गेट पर खड़े गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और एंट्री के लिए टोल फी मांगते हैं। राल्सा उन्हें बताते हैं कि ईयर लॉन्ग पास उनके लिए बहुत ही महंगा है, इसलिए उन्हें कुछ सिल्वर कॉइंस देकर अंदर जाना चाहिए। गार्ड्स थोड़ी देर सोचने के बाद मान जाते हैं और उन्हें एंट्री मिल जाती है। केव के अंदर जाते ही उन्हें पता चलता है कि सारे ट्रेजर चेस्ट ऑलरेडी खाली है और उन्हें कुछ भी लूट नहीं मिलता। काफी देर चलने के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर आयरन गुलेब को मारा गया था, लेकिन वहां पर उसकी बॉडी का कोई भी निशान तक नहीं होता। विजार्ड कहता है कि शायद से कोई उसे वहां से उठाकर ले गया होगा। सातो थोड़ा सा गिल्टी फील करता है और सबसे माफी मांगता है कि उसकी वजह से उन्हें इतनी दूर तक जाना पड़ा। तभी अचानक सातो के कानों में एक लुकिंग की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज की डायरेक्शन में दौड़ता है और उसके साथ राल्सा, विजार्ड और फेरी भी चल पड़ते हैं। वहाँ सातो एक तेज चलने वाली मशीन को पकड़ लेता है जो कि बाद में एक रोबोट वैक्यूम निकलती है।
लेकिन अगली पल वो रोबोट सातो के हाथ से छूटकर अंधेरे में भाग जाता है। ये देखकर विजार्ड पूछते कि क्या ये चीजें सातो की दुनिया से है, और सातो हाँ में सर हिला देता है। आगे बैठा हुआ सातो अपना हाथ एक वॉल पर रखता है और विजार्ड उसे बताता है कि एक कैमोफ्लेज वेरियर है। सातो की मदद से विजार्ड एक मैजिकल स्पेल चैंट करता है और वॉल से एक तेज रोशनी निकलती है। धीरे धीरे वो वॉल दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है और एक नया एंट्रेंस सामने आ जाता है। जैसे ही नया एंट्रेंस खुलता है, पूरे किंगडम से एडवेंचरस वहाँ पर जमा होने लगते हैं। जब सातो से पूछा जाता है कि क्या उसे किंगडम की तरफ से कोई परमिशन मिली थी, तो सातो कह देता है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्हें अगले 10 सालों तक फ्री एडमिशन मिलने वाली होती है। विजार्ड सातो के चेहरे पर थोड़ी उदासी नोटिस करता है और पूछते क्या अभी उस रोबोट वैक्यूम के बारे में ही सोच रहा है। सातो पहले थोड़ा सा हेजिटेट करता है, लेकिन उसे जवाब देने का मौका भी नहीं मिलता। तभी एक चार्मिंग सा यंग बॉय और एक छोटी सी यंग गर्ल उसके सामने आ जाती है। लड़का अपना नाम कैंट्स बताता है और कहता है कि वो किंगडम को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हीरो है। वो सातो के सामने झुककर उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसकी वजह से एक नया रास्ता सामने आया होता है। सातो विजार्ड से पूछते हैं क्या डीमन किंग दोबारा वापस आएगा। विजार्ड जवाब देता है कि डीमन किंग के वापस आने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन इस दुनिया में कई लोगों को हीरो के रूप में चुना गया है और उनमें से एक कैंट भी है। और ये सुनने के बाद कैंट कैजुअली कह देता है कि चाहे नया रूट सातो ने डिस्कवर किया हो, लेकिन उसके सारे लेवल्स क्लियर करने वाला वही होगा। ये बात सुनकर सब लोग बहुत ही हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि उसका बिहेवियर काफी ज्यादा रूड होता है। तभी अचानक एक मोटा सा प्रीस्ट भागते हुए उनके पास आता है। वो दोनों यंग हीरोज की तरफ से माफी मांगता है और एक्सप्लेन करता है कि हीरो को बहुत ही छोटी एज में चूज कर लिया गया था, इसलिए उसकी मैनर्स अभी तक ठीक नहीं है। वो अपना नाम मोंटेल पेविट बताता है और कहता है कि वो हीरो की एजुकेशन का इंचार्ज है। फिर वो सातो की तरफ फ्रेंडशिप के लिए हाथ बटाता है, लेकिन तभी एक दूसरा हीरो उसे रोक देता है और कहता है कि ये रोग मोटल अपने हाथ में कुछ छुपा कर रखता है, जो भी उसे हाथ मिलाता है वो मूव करना बंद कर देता है। जब सातो आसपास देखता है तो उसे कई सोल्जर्स, आदमी और एडवेंचरर्स जमीन पर पड़े दिखाई देते हैं, जो दर्द में करा रहे होते हैं, क्योंकि वो अपना बॉडी हिला नहीं पा रहे होते हैं। अपना प्लान फेल होता देखकर मोटल डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। सातो उस अनजान आदमी को थैंक यू बोलता है जिसने उसे मोटल से बचाया होता है। तब रायल्सा नोटिस करते कि वो आदमी एक फाइटर एल्फ है, जिसके हाथ आयरन से बने हुए होते हैं। थोड़ी देर में ही वो एल्फ अपने साथी लोगों से कहता है कि जल्दी से लेबिरिंथ की तरफ चलो, वरना रेयरेस्ट ट्रेजर कोई ले जाएगा। कुछ वक्त के बाद वो लोग दो अजीब आदमियों को देखते हैं जो कि सिल्वर ड्रैगन का सर उठाए हुए होते हैं। रायल्सा सातो को बताती कि ये दोनों फ्यूचर में उनके लिए बहुत ही टफ कॉम्पिटिटर बनने वाले हैं, क्योंकि उनकी पार्टी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगली सुबह सातो और उसकी टीम दोबारा से लेबिरिंथ में आ जाते हैं। सब लोग रेडी होते हैं, लेकिन उनके मन में एक टेंशन भी होती है। वो अंधेरे और घुमावदार रास्तों से बहुत ही संभल कर चलते हैं। हर कदम शांत होता है और सबकी नजर आसपास के शैडो पर पड़ी होती है। पूरे एरिया में एक अजीब सी खामोशी होती है, जिसे सिर्फ दूर से गिरते पानी की आवाज तोड़ रही होती है। तभी अचानक एक तेज और गुस्से भरी दहाड़ सुनाई देती है। अंधेरे में से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन जैसा मॉन्स्टर सामने आ जाता है। बिना कोई वार्निंग दे वो अपने मुंह खोलता है और मोरलोक, जो कि टीम का विजार्ड होता है, उसकी तरफ जहरीली धुएं का एक घना क्लाउड फेंक देता है। मोरलोक को स्मोक सांस के साथ अंदर ले लेता है। उसका बॉडी कमजोर पड़ जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पर पड़ जाता है। सातो घबराकर मोरलोक के पास भागता है और उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि मोरलोक की मैजिक के बिना उनके पास जीतने का कोई चांस नहीं है। इसी बीच टीम की वॉरियर रायल्सा आगे बढ़ती है और अपनी स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़ती है और अपने मेटल शील्ड ऊपर उठाती है। ड्रैगन का सामना करने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। ड्रैगन पूरी ताकत के साथ रायल्सा पर चार्ज कर देता है। हर एक अटैक से उसके पूरे बॉडी में शॉक वेव महसूस होने लगती है। मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि रायल्सा को पीछे धकेल दिया जाता है। उसके बूट्स पत्थर की जमीन पर घिसने लगते हैं और अपनी जगह पर खड़े रहने की कोशिश करती है। रायल्सा अपनी सीट से हर अटैक को ब्लॉक करती है, लेकिन धीरे धीरे उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसकी हिम्मत के बावजूद उसकी स्वॉर्ड ड्रैगन के हार्ड सेल्स को मुश्किल से ही स्क्रैच कर पाते हैं। ड्रैगन की थिक और स्ट्रॉन्ग स्किन उसे ऑलमोस्ट हर अटैक से बचा ही लेती है और उसकी पूंछ का हर एक वार रायल्सा के बैलेंस बिगाड़ देता है। तभी अचानक एक छोटी सी लड़की, जिसके बाल ट्विन पिग स्टाइल में होते हैं, वहाँ अपीयर होती है और बिना डरे पूरे कॉन्फिडेंट के साथ और स्पीड के साथ ड्रैगन की तरफ भागती है। अपना वेपन उठाकर वो ड्रैगन के साइड पर अटैक करती है। पहली बार ड्रैगन दर्द से जोर से चिल्लाता है, क्योंकि वो इतने शार्प अटैक एक्सपेक्ट नहीं किया था। ड्रैगन गुस्से में खुद को झटकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की लगातार अटैक करती रहती है। उसका हर बार ड्रैगन के स्केल के वीक स्पॉट्स पर पड़ता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर लड़खड़ाने लगता है। आखिर में एक लास्ट पावरफुल स्ट्राइक के साथ वो लड़की फाइनल बो दे देती है। ड्रैगन एक लंबी और दर्द भरी दहाड़ के साथ जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर हार जाता है। उसके बाद वो लड़की अपना नाम बताती है, लिलिसा लेसनपोन, जिसे लोग मैजिकल बीस्ट हंटर के नाम से जानते हैं। थोड़ी देर में एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग सा आदमी उसके ऊपर आ खड़ा होता है
लिलिसा उसे इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि इसका नाम गिवर है। लिलिसा कहती है कि वो लोग यहाँ पर ट्रेजर लेने के लिए आए हैं लेकिन चेस्ट लॉक्ड है। वो सबको टेंशन ना लेने के लिए कहती है क्योंकि ग्रीवर एक मैजिशियन है जिसके पास थीविस जैसी स्किल्स होती है। लेकिन जब ग्रीवर अपने टूल से लॉक खोलने की कोशिश करता है तो वो कहता है कि ये लोग उसके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तब सातू पूछते है कि क्या वो ट्राई करे, और ये सुनकर लिलिसा उसे साइड आई से देखती है जैसे उसके स्किल को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। तभी रेल्सा गुस्से में बोल पड़ती है और कहती है कि सातू को कम मत समझो, वो उनका टीममेट है। इसके बाद सातू अपने काम पर लग जाता है। अपने स्किलफुल हाथों और टूल की मदद से वो कुछ ही पल में चेस्ट को लॉक कर देता है। जैसे चेस्ट खुलती है सातू बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर डायमंड्स भरे होते हैं। वो कुछ डायमंड्स उठाता है और ग्रीवर की तरफ बढ़ता रहता है कहते हुए कि ड्रैगन को मारने का क्रेडिट उनका है, इसलिए उन्हीं का ये हक बनता है। लेकिन ग्रीवर का चेहरा अचानक से डार्क रेड हो जाता है जैसे वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया हो। तब पता चलता है कि सातू ने सिर्फ ट्रेजर चेस्ट ही नहीं बल्कि ग्रीवर का दिल भी खोल दिया है। कुछ वक्त के बाद सातू किसी तरह अपनी टीम से अलग हो जाता है। थोड़ा आगे चलने के बाद उसकी मुलाकात दोबारा से उसी रोग मोटल से हो जाती है। सातू मोंटेल से कहता है कि अब वो इधर उधर नहीं घूमेगा क्योंकि उसके दोस्त रफली जानते हैं कि वो कहाँ पर है, इसलिए वो यहीं थोड़ी देर बैठकर रेस्ट करेगा। मोंटेल सातू को देखकर कहता है कि तुम कमजोर हो लेकिन लगता है कि तुम सिर्फ कॉन्फिडेंस से भरे हुए हो। यहाँ पर मोंटो सातू को गैसलाइट करने की कोशिश करता है और सातू से कहता है कि तुम्हारे टीममेट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे इसीलिए मैंने उन्हें मैनिपुलेट करके अपनी टीम में ले लिया था। लेकिन सातू पर मोंटो की बातों का कोई असर नहीं होता है। ये देखकर मोंटो तुरंत अपना लगेज नीचे रख देता है और अपने अराउंड एक बैरियर बना लेता है। जब सातू उस बैरियर के बारे में पूछता है तो मोंटो कहता है कि ये मोस्टर से बचने के लिए। फिर वो सातू को देखकर बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली उसके पास इतनी मैजिक एनर्जी नहीं है कि वो सातू के लिए भी बैरियर बना सके। तब सातू अपने बैग से कुछ बोतल्स निकालता है जिसमें होली वाटर होता है। ये बोतल उसे फेरी लाफिंग पेन ने दी होती है। सातू उन बोतल का होली वाटर अपने चारों तरफ गिरा लेता है और अपना प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है। फिर आराम से बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद सातू मोंटो को सैंडविच ऑफर करता है लेकिन मोंटो मना कर देता है। वो गिल्टी फील कर रहा होता है क्योंकि पहले उसने सातू को बिल्कुल एक पीस्ट की तरह ही ट्रीट कर रहा था। मोंटो को धीरे धीरे रियलाइज होने लगता है कि उसका रूड और अनकाइंड एटीट्यूड ही लोगों के लिए उसे दूर कर रहा है। तभी सातू के टीम मेंबर्स भागते हुए उसके पास आते हैं और पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखकर मोंटो थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि उसके टीममेट्स उसे ढूंढने नहीं आए थे। लेकिन अचानक वो केंट को अपनी तरफ भागते हुए देख लेता है। केंट आते ही मोंटो को जोर से हग करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसके लिए बहुत ही वॉरिड था। वो पूछता है कि तुम अकेले ही इधर उधर क्यों घूमने लगे होते हो, और ये सुनते ही मोंटो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सातू और उसके टीममेट भी उसके फ्रेंडशिप को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। सब लोग समझ जाते हैं कि केंट सच में एक अच्छा हीरो है और उन्होंने उसे गलत समझा था। उसके बाद उनका सामना एक अजीब डीमन से होता है जो कि एक स्पाइडर के शेप का होता है। उस डीमन से रेल्सा फाइट कर रही होती है। जैसे वो एक ब्रूटल अटैक से उस मोस्टर को खत्म करने वाली होती है तभी एक फाइटर एल्फ ऊपर से जंप करता है और से स्पाइडर मोस्टर को मार देता है। मोस्टर को मारने के बाद एल्फ अनाउंस करता है कि अब उस ट्रेजर को ले लेगा जिसका वो मोस्टर ग्राउंड कर रहा था। ये सुनकर रेल्सा गुस्से से चिल्लाती है और कहती कि वो ट्रेजर उसका और उसके टीममेट्स का है। एल्फ मुड़कर रेल्सा की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। लेकिन रेल्सा जवाब देती है कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं थी। एल्फ कहता है कि मैंने तुम्हें मरने से बचाया है। इसके बाद वो दोनों के बीच में ट्रेजर को लेकर बहस शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। आखिर में ये डिसाइड होता है कि वो अपना फैसला ड्यूल के थ्रू करेंगे, चाहे ग्रेट लेबिरिंथ के अंदर एडवेंचरर्स के बीच फाइट करना फॉरबिडन ही क्यों ना हो। वो जानते थे कि अगर पकड़े गए तो उन्हें लेबिरिंथ में एंट्री देना हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। एल्फ कहता है कि अगर दोनों साइड की म्यूचुअल कॉन्टेस्ट हो तो डुएल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी टीममेट नीना उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसकी बात नहीं मानता और हेजेल से कहता है कि अपनी साइड से किसी को भेजो। तब नीना और लफेन पेन आगे आते हैं और एक प्रॉमिस बनाते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि अगर उन दोनों साइड में से कोई भी मर जाएगा तो किसी के दिल में भी कोई भी ग्रेडर्स नहीं होंगे। थोड़ी देर में वहाँ पर एक मैजिकल सील सेट दिया जाता है और एल्सा और वो एल्फ ड्यूल के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर सातू एक वॉरियर के वैल्यू को समझने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता और बस साइड में खड़े होकर सब कुछ देख रहा होता है। उसे थोड़ा सा कंफर्ट इस बात का भी होता है कि रेल्सा ने हैवी आर्मर पहना हुआ है, इसलिए एल्फ के आयरन क्लास से उसे कोई भी फैटल चोट नहीं लगेगी। जैसे ही डुएल स्टार्ट होता है सोर्ड और क्लास के टकराने की आवाज पूरे एरिया में गूंज उठती है। लेकिन एल्फ बहुत ही फास्ट होता है और अपने शार्प क्लास से रेल्सा को उसकी आर्मर के थ्रू ही इंजर्ड कर देता है। ये देखकर सातू को रियलाइज होता है कि रेल्सा की सोर्ड एल्फ जैसे क्विक और स्किल्ड ओपोनेंट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तभी अचानक रेल्सा अपना हैवी आर्मर हटा देती है और खुद को लाइट आर्मर मोड में एक्टिवेट कर लेती है जिससे उसका रिएक्शन टाइम
काफी ज्यादा कम हो जाता है और ये देखकर नीना एल्फ से रुकने के लिए कहती है। वो बोलती है कि वो नहीं चाहती कि कोई भी मारा जाए और फाइट को यहीं पर खत्म कर देना ही बेहतर है। एल्फ भी इस बात से एग्री कर लेता है क्योंकि वो समझ चुका होता है कि अगर डुअल थोड़ा और चलता रहा तो शायद से वो हार भी सकता था। उसके बाद सातू उन सभी के सामने आता है और कहता है कि शायद से उनकी टीम का ट्रेजर का हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, इसलिए वो अपना कुछ हिस्सा एल्फ और नीना को देना चाहता है। इसके बाद सातू और उसकी टीम लोअर फ्लोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अचानक सातू को फिर से वही रोबोट वैक्यूम क्लीनर की आवाज सुनाई देती है। इस बार वो बिना सोचे समझे उस आवाज की तरफ भागने लगता है और अपने टीममेट्स को चिल्लाकर बोलता है कि वो अकेला ठीक रहेगा और रोबोट के पीछे दौड़ता रहता है और उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन रोबोट और गहरा केव के अंदर चला जाता है। आगे जाकर सातू एक अजीब सी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसकी अपनी दुनिया की चीजें स्टक्ड होती है। वो जब उन चीजों को समझने की कोशिश कर रहा होता है तभी एक मास्टर निंजा अपनी शार्प सोर्ड्स के साथ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सही टाइम पर रेल्सा वहां पर पहुंच जाती है और सातू को उस अटैक से बचा लेती है। रेल्सा को अपने आसपास इल्यूमिनेशन मैजिक फील हो रही होती है और वो सोचने लगती है कि जब निंजा की स्पेशलिटी ही अंदर से रहना होती है। रेल्सा को अपने आसपास इल्यूमिनेशन मैजिक फील होती है और वो सोचने लगती है कि जब निंजा की स्पेशलिटी ही अंधेरे में रहना होती है तो यहाँ इतनी रोशनी में क्यों है। तभी वो निंजा रेल्सा के शैडो पर अपना पैर रख देता है जिससे रेल्सा हिल भी नहीं पाती और उसका बॉडी जमीन से ही चिपक जाता है। निंजा रेल्सा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ब्लैक स्मिथ ड्वार्फ और निंजा की तरफ एक एरो शूट कर देता है। उसके बाद लिफाम्फ निंजा के कंपेशन फेरी से भिड़ जाता है और उसकी इल्यूमिनेशन मैजिक को कम करने की कोशिश करता है। तब ड्वार्फ एक पावरफुल मैजिक स्पेल को चैंट करता है जिससे कि केव के अंदर एक्सप्लोजन होने लगती है। ये देखकर निंजा अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। ड्वार्फ बताता है कि यही वो निंजा है जो कि सभी एडवेंचरस पर होने वाली सेंकी अटैक्स के पीछे था। विजार्ड को देखकर ड्वार्फ उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि वो काफी टाइम से विजार्ड को ढूंढ रहा था और आज आखिरकार उसे मिल ही गया। ये सुनकर विजार्ड थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाता है जब ड्वार्फ उसे अपना मास्टर बोलता है और वो रिप्लाई करता है कि वो सिर्फ विमेन को ही अपना स्टूडेंट बनाता है। ड्वार्फ शांत आवाज में जवाब देता है, विजार्ड को अपनी यादें खोए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन असल में वो ईस्ट के एक बहुत ही मशहूर और पावरफुल मैजिशियन थे। वो बताता है कि लगभग 200 साल पहले विजार्ड ने फोरबिडन मैजिक की तलाश में एक जर्नी शुरू की थी, लेकिन उसके बाद कभी वापस नहीं आई। ड्वार्फ कहता है कि उसने ग्रेट लेविनेथ के एंट्रेंस पर विजार्ड को देखा था और तब से मौका ढूंढ रहा था उनसे बात करने का। इधर एल्सा विजार्ड से पूछती है, क्या तुम्हें पास्ट में क्या हुआ था वो याद है, जिस पर विजार्ड जवाब देता है कि उसे बस अपना मोरलोक और अपनी मैजिक की याद है, उसके अलावा कुछ भी क्लियर नहीं है। तब लोफेन पेन ऐड करता है कि आजकल विजार्ड अपनी मैजिक भी ठीक से शुरू नहीं कर पाता क्योंकि वो अक्सर स्पेल के वर्ड्स ही भूल जाता है, जिसकी वजह से वो काफी यूजलेस है। ये सुनकर ड्वार्फ बीच में ही बोल पड़ता है और कहता है कि एक ग्रेट मैजिशियन के बारे में ऐसे हार्श वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए क्योंकि वो लेजेंडरी मैजिक और लेडीज के बीच भी काफी पॉपुलर हो रहा है। फिर अचानक ड्वार्फ सीरियस हो जाता है और बताता है कि विजार्ड का रियल नेम ग्रेट मेज बेर्निन है, लेकिन तभी कहीं से एक और डैगर आता है और सीधा ड्वार्फ के नेक में घुस जाता है। अचानक हुए इस अटैक से रेल्सा और बाकी सभी लोग तुरंत अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं ये वही निंजा तो नहीं है जो कि पहले अटैक कर चुका था। रेल्सा अपने मन में सोचती है कि चाहे निंजा कितनी भी अपनी फॉर्मिडल क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर सातों विजार्ड के स्पेल को सपोर्ट करे तो वो सब मिलकर उसे हरा सकते हैं। तभी सब लोग हॉरर में गैप्स कर जाते हैं और जब वो निंजा को देखते हैं, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं होता बल्कि उसके साथ पावरफुल ग्रेट डीमन भी होते हैं। उसके बाद निंजा की, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं होता बल्कि उसके साथ पावरफुल ग्रेट डीमन भी होते हैं। लेकिन इसके बाद निंजा की ट्रेजिक पास्ट स्टोरी सामने आती है। वो एक ब्यूटीफुल विच से प्यार कर बैठता है और जब उन दोनों ने उसे किस किया तो विच भी उसे प्यार करने लगी। लेकिन जब निंजा उस विच को अपने साथ लेकर जाने के लिए विलेज पहुंचता है तो उसने देखा कि विच अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वो बूढ़ी और सफेद बालों वाली हो चुकी होती है। तब निंजा की फेरी कंपेनियन उसे बताती है कि जैसे ही विच को प्यार हुआ उस पर लगा कर्स टूट गया और अपनी रियल एज में वापस आ गई। निंजा अपनी जिंदगी के प्यार को बचाना चाहता था, इसलिए फेरी ने उसे ईस्ट की ग्रेट मेस के बारे में बताया जो कि उसकी मदद कर सकता था। और बाद में पता चलता है कि ईस्ट की वही ग्रेट मैजिक कोई और नहीं बल्कि सातों की टीम का मेंबर ओ विजार्ड ही था। इसी वजह से निंजा उन सब का पीछा करता हुआ केव तक पहुंच गया था। जैसे जैसे बैटल और इंटेंस होती जा रही थी, रेल्सा, लोफेन पेन और उनके कंपेनियन पावरफुल एनिमी के सामने खड़े होते जाते हैं। रेल्सा का सीधा सामना निंजा से होता है जो कि अपनी शैडो मैजिक का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करता है और रेल्सा की शैडो पर पैर रख देता है और उसे ट्रैप करना चाहता है जिससे कि वो मूव ना कर सके। लेकिन लोफेन पेन तुरंत हेल्प के लिए आगे आता है और एक ब्राइट मूनलाइट स्पेल को कास्ट करता है। ये मैजिकल रोशनी शैडो पर पड़ते ही निंजा का स्पेल तोड़ देती है और रेल्सा फिर से फ्री हो जाती है। लोफेन पेन रेल्सा को अलर्ट रहने की याद दिलाता है और उसे वार्न करता है कि अगर निंजा ने दोबारा से उसकी शैडो पर स्टेप रख दिया तो सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाएगी। इसी बीच रेल्सा ड्वार्फ मैजिशियन को हील कर चुकी होती है और हील होते ही ड्वार्फ वापिस से फाइट में आ जाता है।
अब वो डीमन के सामने खड़ा होता है, सिर्फ इसलिए नहीं फाइट की जीत सके बल्कि अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ड्वार्फ पूरी हिम्मत के साथ डीमन के अटैक को ब्लॉक करता है और अपने एलाइसेस के आगे एक शील्ड की तरह खड़ा रहता है। फाइट करते हुए वो विजार्ड को इशारा करता है और अपने स्ट्रॉन्ग मैजिक के लिए रेडी हो जाता है। ड्वार्फ जानता है कि उन्हें बस थोड़ी देर डीमन को रोकना है ताकि विजार्ड अपनी पावरफुल मैजिक से काउंटर कर सके। तभी बैटल और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है क्योंकि एक दूसरा डीमन भी फाइट में ज्वाइन हो जाता है। ये नया डीमन पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि उसे और उसके साथी डीमन पिकासो को हराने के लिए मैजिक की कोई जरूरत नहीं है। उनकी रो स्ट्रेंथ ही सातू और उसकी पार्टी को तोड़ने के लिए काफी है। इतना कहते ही वो डीमन अपनी पूरी पावर का यूज करके डार्क एनर्जी की एक बहुत ही बड़ी वेव को अनलेस करता है जो सीधा सातू और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ जाती है। ये वेव इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि सातू खुद को बिल्कुल भी होपलेस महसूस करता है। सातू को समझ में आ जाता है कि सिर्फ फेरी मैजिक इन डीमन के अगेंस्ट काम नहीं करेगी। वो खुद को दोष देने लगता है कि उसने सबको इतनी डेंजरस जगह पर ले आया। उसके दिल पर एक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और इसी वजह से वो विजार्ड से कहता है कि वो एक हाई लेवल स्पेल यूज करे जिसका नाम 7 थंडर गॉड्स है। शायद ये स्पेल बैटल का रुख बदल दे। सातू इस स्पेल का चैंट पहले से ही जानता होता है, इसलिए वो तुरंत उसे रिसाइट करना शुरू कर देता है और विजार्ड उसके साथ साथ वर्ड्स रिपीट करता है और अपनी सारी एनर्जी स्पेल में डालकर फोकस करता है। अचानक आसमान से एक मैसिव लाइटनिंग बोल्ट गिरती है जो कि डीमंस पर सीधा क्रैश करती है। उस लाइटनिंग की पावर इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि एक पल के लिए लगता है कि जैसे उन्होंने फाइनली बैटल को जीत लिया हो। लेकिन तभी एक डीमन उस अटैक को झेल लेता है और नेक्स्ट मोमेंट एक ब्रूटल मूव में उस सातू को अपने बड़े से हाथ में पकड़ लेता है। वो उसे इतनी जोर से क्रैश करता है कि खून बहने लगता है। रेल्सा ये सीन देखकर बहुत ही शोक और दर्द में फ्रीज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि सातू अब मारा जा चुका है। उस पल के लिए सब कुछ खत्म हो रहा होता है, जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से निकल रही हो। पर तभी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। सब ऊपर देखते हैं और देखते हैं कि सातू बिल्कुल सेफ खड़ा होता है। लिलीजा और ग्रेवर उसके साथ होते हैं। विजार्ड बताता है कि ग्रेवर ने बिल्कुल सही टाइम पर एक स्पेशल मैजिक यूज की थी जिसे सब्स्टिट्यूशन स्पेल कहा जाता है और इसी वजह से सातू बच गया। और ये सुनते ही सब लोग रिलीफ की सांस लेते हैं कि ग्रेवर की क्विक थिंकिंग के लिए ग्रेटफुल महसूस करते हैं। थोड़ा शांत होने के बाद ग्रेवर एक्सप्लेन करता है कि उसने और लिलीजा ने बैटल की आवाज सुनी थी, इसलिए वो मदद करने के लिए आ गए। थोड़े प्ले टोन में वो ये भी कहता है कि वो सातू को सारा ट्रेजर अकेला ही ले जाने का चांस कैसे दे सकते थे। लिलीजा मुस्कुराते हुए ऐड करती कि असल में ग्रीवर काफी टाइम से सातू को फॉलो कर रहा था। वो एक ट्रैकिंग स्पेल का यूज कर रहा था बस इसलिए क्योंकि वो सातू को पसंद करता है। ये सुनते ही पूरी ग्रुप हंसने लगती है। सब लोग इस बात से थोड़े से रिलैक्स्ड हो जाते हैं कि अभी वो सेफ हैं और उन्हें ये भी एहसास होता है कि साथ रहकर वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है चाहे आगे जो भी हो जाए। लेकिन तभी अचानक गुस्से से भरा डीमन उनकी तरफ भागने लगता है। उससे पहले कि वो कुछ कर पाता है एक फॉरेस्ट एल्फ वॉरियर आगे बढ़ता है और डीमन का फेस पर जोर से किक मारता है। डीमन हवा में उड़ जाता है और फिर से सब पर एक डार्क एनर्जी की वेव थूक देता है। लेकिन इस बार वो हैरान रह जाता है क्योंकि किसी ने उन सबको बचाने के लिए बैरियर कास्ट कर दिया होता है। जब सब लोग दूसरी तरफ देखते हैं तो उन्हें मोंटेल अपनी टीम के साथ नजर आता है जो मिलकर बैरियर बना रहे होते हैं। अब सब एक टीम की तरह इकट्ठा हो जाते हैं। निंजा और डीमन का सामना करने के लिए इतने सारी वॉरियर को एक साथ देखकर निंजा खुद को नेचुरली थ्रेटेंडेड महसूस करता है और डीमन भी समझ जाता है कि यहाँ से निकलना ही बेहतर है, इसलिए वो भागने का फैसला कर लेता है। निनिया तुरंत लफेन पेन से कहती है कि डीमन को भागने से रोका जाए क्योंकि अगर ये लेबनियत के अंदर बच गया तो हाई लेवल एडवेंचरर्स के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। निनिया सजेस्ट करती कि उन्हें कंबाइंड मैजिक का यूज करके यहीं पर इसको खत्म कर देना चाहिए और लफेन पेन भी उसकी बात से एग्री कर लेता है। तभी निंजा की फेरी प्रीमस उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन उस पर मैजिशियन रिचल उस पर अपने मैजिक एरो चला देता है। अपने डीमन दोस्तों को डेंजर में देखकर निंजा आगे बढ़ता है और कंबाइंड मैजिक का अटैक खुद पर ले लेता है। वो उनके लिए मरने को भी तैयार होता है। जिंदगी में पहली बार किसी सेल्फिश वजह के बिना सिर्फ दूसरों के लिए खड़ा होता है और फिर जैसे ही मैजिक टकराता है सब लोग शोक में हो जाते हैं। निंजा डिक्लेयर करता है कि वो ये एक्सपेक्टेशन उस औरत के लिए कर रहा था जिससे कि वो प्यार करता है, इसलिए डीमन को जबरदस्ती उसका साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। निनिया निंजा को ध्यान से देखती है और सबको बताती है कि मैजिक सूट का यूज उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ लेकिन फिर भी इतना डैमेज होना चाहिए था। सातू सबको रोकता है और कहता है कि अब फाइट का रिजल्ट पहले से डिसाइड हो चुका है। लेकिन तभी फेरी एल्फ बीच में बोल पड़ती है और प्रोटेस्ट करती है और वो कहती है कि इन्हें छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि ये दूसरे एडवेंचरर्स को मारने के शक के दायरे में। इतना सुनते ही निंजा की फेरी गुस्से में चीख पड़ती है और कहती है कि वो किसी को भी उस विजार्ड का हिडन ट्रेजर लेने नहीं देगी जो कि टाइम को कंट्रोल करता है। ये कहती वो अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने और विच को बचाने के लिए 8 टायर डार्क मैजिक समन करना शुरू कर लेती है।
ड्वार्फ तब एक्सप्लेन करता है कि ये फेरी एक ब्लैक क्रिस्टल फेरी है जो कि अपनी काली विंग्स में मैजिक एनर्जी स्टोर कर सकती है। धीरे धीरे सच सामने आने लगता है कि ये फेरी विच की बहुत ही केयर करती है, क्योंकि विच को हमेशा ऐसे एडवेंचरर्स अच्छे लग रहे होते हैं जो कि उनकी ब्लैक विंग्स का फायदा उठाना चाहते थे। खुद को उन एडवेंचरर्स से बचाने के लिए उसने एक अजीब सा डिसीजन लिया और एक प्लम्प फेरी बन गई ताकि इंसान उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दे। प्लम्प फेरी बनना उसके लिए एक प्रोटेक्शन था, लेकिन इसी वजह से उसके बॉडी मूवमेंट्स धीरे हो गए थे। आखिरकार एक दिन वो एक ऐसे एडवेंचरर्स के हाथ लग गई थी, लेकिन उसी वक्त विच उसे बचा लेती है और अपने घर ले आती है। क्योंकि दोनों ही दुनिया के लिए आउटकास्ट थे, इसलिए धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज आ जाते हैं। विच उसे बताती है कि वो पिछले 400 सालों से एक अकेली आउटकास्टर सेल्ट में रही है। फिर वो फेरी को अपना सच बताती है कि वो एक कर्ज के अंदर बंधी हुई है। अगर वो कभी किसी से प्यार कर बैठी तो उसका कर्ज टूट जाएगा, लेकिन उसी पल उसकी मौत हो जाएगी। इसी वजह से निंजा फेरी को सेक्रीफाइस नहीं होने देना चाहता। वो आगे बढ़कर उसकी ब्लैक विंग्स को पकड़ लेता है ताकि वो सातू और बाकी सभी पर अपनी ब्लैक मैजिक का यूज कर सके। फेरी गुस्से में निंजा पर चीखने लगती है और कहती है कि उसकी विंग्स काट दे ताकि उसकी पूरी पावर रिलीज हो सके, लेकिन निंजा इतनी क्रूअल चीज करने की हिम्मत नहीं जोड़ पाता। तब फेरी खुद ही एक एक्सट्रीम डिसीजन ले लेती है। वो बिना हाथों के टेलिंग कैंस का यूज करती है और दोनों तरफ अपनी विंग्स में डैगर घुसा देती है। फिर अपनी विंग्स को लॉर्ड ऑफ डार्कनेस को ऑफर करती है। उसी पल केव के अंदर एक बड़ा सा पिलर गिरता है, जिससे सब समझ जाते हैं कि डार्क स्पिरिट समन हो चुका है। धीरे धीरे उस पिलर की बॉडी पर कई सारी आंखें उभर आती है। तभी एल्फ की नजर उन आंखों में से एक पर पड़ती है और नेक्स्ट मोमेंट के फोर्स में उसे केव के दूसरे साइड उड़ा देती है, जिसमें उसका कान भी फट जाता है। फिर पिलर से एक और आंख से एनर्जी का जबरदस्त गश्त निकलता है, जो कि एल्फ और उसकी टीममेट की तरफ बढ़ता है, लेकिन रेल्सा अपनी सोर्ड से उसे ब्लॉक कर लेती है। अब रेल्सा को समझ में आ जाता है कि निंजा और उसकी पार्टी मेंबर्स खुद को सेक्रीफाइस करके डार्क स्पिरिट को समन करते हैं। अब इविल स्पिरिट केव के अंदर पूरा हैवे को मचा रहा होता है। सिचुएशन को देखकर सातू विजार्ड से कहता है कि वो एक बार फिर से सेवन गॉड्स थंडर टेक्निक का यूज करें। विजार्ड अपना स्पेड हवा में उड़ा देता है और थंडर बोल्ट समन करने के लिए स्पेल को चैंट करना शुरू कर देता है, जबकि सातू उसे चैंट याद दिलाता रहता है। कुछ ही सेकंड में लाइटिंग से द ब्लैक मैजिक पिलर से गिरती है, लेकिन बदकिस्मती से उस पर कोई असर नहीं होता, बल्कि पिलर और ज्यादा हाइपर हो जाता है और अपनी सभी आंखों से रेड एनर्जी बीम शूट करने लगता है। ड्वार्फ सबको चिल्लाता है कि पिलर की आंखों पर अटैक करो, लेकिन वो हर अटैक को ब्लॉक कर देता है और हर सेकंड के साथ और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा होता है। उसकी इंसेन पावर की वजह से कोई भी उसके पास जाकर डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाता। लफेन पेन डर के मारे चीखने लगती है और बताती है कि उसकी मैजिकल एनर्जी जल्दी से ही खत्म होने वाली है और फिर वो अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएगी। तब सातू विजार्ड से कहता है कि वो मैजिक यूज करें जो कि टाइम को स्टॉप कर सकती है। विजार्ड ये सुनकर शौक में सातू को देखता है और पूछता है कि तुम्हें उस मैजिक के बारे में कैसे पता। सातू बताता है कि जब उसने मशरूम की मदद से लॉक्ड बुक ओपन की थी तो उसके अंदर एक सीक्रेट पेपर मिला था, जिसमें टाइम और स्पेस को कंट्रोल करने वाली मैजिक के इंस्ट्रक्शन लिखे थे। सातू ये बात पहले से जानता होता है कि इसी विजार्ड ने उसे इस दुनिया में टेलीपोर्ट किया था। जैसे ही विजार्ड ये बातें सुनता है, उसके दिमाग में उसका पुराना पास्ट एक साथ वापस आ जाता है। उसे वो दिन याद आने लगते हैं जब वो बिना थके एक बहुत ही पावरफुल मैजिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उस वक्त उसकी एक छोटी सी बेटी थी जो उसके लिए पूरी दुनिया से भी बढ़कर थी। एक दिन उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि वो इस देश का सबसे बड़ा मैजिशियन बनेगा ताकि दोनों एक सुंदर से घर में खुशी खुशी रह सके। वो अपनी बेटी को बेस्ट लाइफ देने का सपना देखता रहा, लेकिन धीरे धीरे वो अपने काम में इतना ज्यादा डूब गया कि फैमिली को इग्नोर करने लगा। फिर एक दिन अंधेरा सा वक्त आ गया जब उसकी बेटी अचानक से बहुत ही बीमार पड़ गई। उसकी वाइफ ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो रुक जाए और अपनी बेटी का ख्याल रखे, लेकिन विजार्ड ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो अपना काम बीच में नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उसे लगता था कि जैसे वो एक फेमस मेज बन जाएगा, उनका फ्यूचर खुद ब खुद ब्राइट हो जाएगा। दिन गुजरते गए और अपने काम में और ज्यादा डूबने लग गया और अपनी फैमिली से दूर होता हुआ आखिरकार वो अपना गोल अचीव कर लेता है और उसे दुनिया का सबसे पावरफुल विजार्ड माना जाने लगता है। खुशी खुशी वो घर भागता है, ये सोचकर कि वो अपनी सक्सेस सबके साथ शेयर करेगा। लेकिन घर पहुंचते ही उसे सिर्फ खामोशी मिलती है। उसकी बेटी उस बीमारी की वजह से दुनिया छोड़ चुकी होती है। उसकी वाइफ आंसुओं के साथ उसे बताती है कि उनकी छोटी सी बेटी अब नहीं रही। ये सुनते ही विजार्ड अंदर से टूट जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि जिस चीज के लिए उसने सब कुछ सेक्रीफाइस किया, उसी के चक्कर में वो अपनी सबसे प्यारी चीज को खो चुका है। दुख और गुस्से से भरी उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है और विजार्ड अकेला रह जाता है, सिर्फ रिग्रेट और दर्द के साथ।
गुस्से में आकर वो अपनी मैजिकल बुक्स को एक एक करके तोड़ने लगता है। तभी उसके हाथ में एक अजीब सी एशियंट बुक लगती है। उस बुक में लिखा होता है कि मिस्टीरियस लेबिरिंथ के बारे में, जो कि नॉर्थर्न किंगडम में है और जहाँ टाइम मैजिक का राज छुपा हुआ है, वो पावर जो कि वक्त को पीछे मोड़ सकता है। इस बात से उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग जाती है और डिसाइड करता है कि वो इस मैजिक को ढूंढकर अपनी बेटी को वापस लेकर आएगा। वो ग्रेट लेबिरिंथ का सफर शुरू करता है और दिन रात उस पावरफुल स्पेल का कोई भी निशान ढूंढता रहता है। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे कुछ अजीब से पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, जो कि वहाँ पर बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रहे होते हैं। उनके बीच उसे एक एशियंट स्क्रिप्ट मिलती है जिसमें वही स्पेल लिखा होता है जिसे वो ढूंढ रहा था। जैसे वो उसे उठाता है, एक सफेद कपड़ों में एक फिगर उसके सामने आ जाता है। विजार्ड उस स्ट्रेंजर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ये मैजिक सिखा दे और बताता है कि वो अपनी बेटी को जिंदा करना चाहता है, लेकिन वो स्ट्रेंजर आसानी से नहीं मानता। वो विजार्ड को डुएल के लिए चैलेंज कर देता है और कहता है कि अगर विजार्ड जीत गया तभी वो उसे स्पेल सिखाएगा। दोनों के बीच एक भयानक फाइट शुरू हो जाती है जिसमें दोनों ही थक जाते हैं और बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। आखिरकार स्ट्रेंजर विजार्ड की डिटर्मिनेशन से इम्प्रेस हो जाता है और उसकी विश को पूरी करने के लिए मान जाता है। लेकिन बेटी को वापस लाने वाले टाइम मैजिक सिखाने की वजह वो विजार्ड पर एक बिल्कुल अलग ही तरह का मैजिक कास्ट कर देता है। वो स्पेल विजार्ड पर ऐसा असर करता है जैसे उसकी सारी उम्मीदें मिट जाती है। उसकी बेटी, उसकी वाइफ, उसका दर्द, उसका रिग्रेट, सब कुछ उसके दिमाग से एकदम साफ हो जाता है। अपने पास्ट के बिना ही उसे एक नई जिंदगी शुरू करनी पड़ती है। अब उसके दिल पर कोई बोझ नहीं होता, लेकिन आखिर में वो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो चुका होता है। अब उसके पास सिर्फ एक ब्लैंक लाइफ बची होती है जिसमें वो बिना यादों के जीता रहता है। प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ पर बूढ़ा विजार्ड चुपचाप खड़ा होता है और अपनी यादों के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। सातू के शब्द उसके कानों में गूंज रहे होते हैं जिसमें सातू ने पूछा होता है कि क्या इसी विजार्ड ने इसे इस दुनिया में समन किया था। लेकिन विजार्ड कुछ याद नहीं कर पाता, ना अपना पास्ट और ना ही अपनी मैजिक का ज्ञान। जो स्पेल्स कभी उसके लिए नॉर्मल थे अब उसे दूर की आवाज जैसे लग रहे थे। बस एक ही स्पेल का हल्का सा एहसास उसके अंदर बचा होता है जिसका नाम मोमेंट ऑफ टाइम है। ये ऐसी मैजिक होती है जो कि एक सिंगल हार्ट बीट के लिए पूरी दुनिया को फ्रीज कर देती है। विजार्ड के हेजिटेशन को देखकर सातू आगे बढ़ता है और उसे हेल्प ऑफर करता है। वो उस स्पेल की याद का सहारा लेता है जो कि उसने पहले कभी देखी थी। धीरे धीरे सातू की गाइडेंस में वो विजार्ड उस स्पेल को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। जितना भी वो याद कर पाता उसका यूज करता हुआ। इसी बीच डॉर्फ टेलीपैथिक मैसेज के थ्रू पूरी टीम को प्लान के बारे में अलर्ट करता है। वो बताता है कि उनके मास्टर की मैजिक उनका हिडन एडवांटेज बनने वाली है। उन्हें बस इतनी देर पिलर की आंखों को ओपन करना होगा जब तक कि विजार्ड अपना स्पेल कंप्लीट ना कर ले। इस बात से हिम्मत पाकर पूरी टीम एक एक्शन में आ जाती है। हर कोई अपनी यूनिक एबिलिटी का यूज करता है ताकि पिलर और ज्यादा क्योस ना मचा सके। फॉरेस्ट एल्फ कमांड संभाल लेता है और राइल्सा से कहता है कि वो गिवर और नाइना को प्रोटेक्ट करे। खुद ओरोग पिलर की आंखों को एक्टिवेट करने के लिए उसे बीम्स फायर करने पर मजबूर करता रहता है। हर ब्लास्ट के साथ पिलर की आंख ओपन होती रहती है जिससे कि विजार्ड और सातू अपना चैंट कंटिन्यू कर पाते हैं। लेकिन तभी एक बड़ा सा झटका लगता है। लफेन पेन एक एनर्जी बीम की चपेट में आ जाती है जिससे कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो फाइट से बाहर हो जाती है। ये देखकर विजार्ड और सातू दोनों को अर्जेंसी का एहसास हो जाता है क्योंकि अगर देर हुई तो उनके दोस्तों को और नुकसान हो सकता है। तुरंत मोन्टेल और उसके स्टूडेंट्स आगे आते हैं और उन दोनों को कवर कर लेते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव शील्ड बना लेते हैं ताकि विजार्ड सेफ रहे और चैंट कंप्लीट कर सके। जैसे जैसे चैंट आगे बढ़ता है हवा में टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। ग्रुप का हर मेंबर अपनी पूरी ताकत से लाइन होल्ड कर रहा होता है जबकि विजार्ड दर्द और प्रेशर के साथ स्पेल को याद करने की कोशिश करता रहता है। धीरे धीरे बहुत ही मुश्किल से वो अपने स्पेल को फाइनल वर्ड जोड़ देता है और जैसे चैंट खत्म होता है एक अजीब सी पावरफुल खामोशी छा जाती है। अगले ही पल उसके आसपास का सब कुछ रुक जाता है। पूरा वर्ल्ड एकदम से रुक जाता है जैसे वक्त को किसी ने फ्रीज कर दिया हो। टाइम बिल्कुल वहीं पर ठहर जाता है, बिल्कुल उस स्पेल के वादे की तरह। विजार्ड अपने आसपास देखता है और इस अजीब सी खामोशी को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। दोस्तों ये दुश्मन सब के सब मिड एक्शन फ्रोज होते हैं, एक ही पल में एक अटके हुए। लेकिन जब वो इस सीन को समझने की कोशिश करते हैं तो उसके दिमाग में एक नया कंफ्यूजन आ जाता है। स्पेल काम कर चुका होता है लेकिन वो अकेला खड़ा होता है बिना ये याद किए कि उसे आगे क्या करना था। उसके पास सिर्फ 100 सेकेंड ही होते हैं पर वो बार बार जोन आउट हो जाता है ये सोचते हुए कि नेक्स्ट स्टेप क्या ले। वो सातू को जगाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। तभी उसकी नजर अपने प्लान पर पड़ती है जहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। उसमें लिखा होता है कि उसे पिलर की आंखों पर मैजिक से अटैक करना है। ये देखते ही उसे समझ में आ जाता है कि ये सब सातू ने उसकी मदद करने के लिए किया था। जब टाइम फ्रीज होता है विजार्ड के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का एक जोरदार सर्ज होता है। गुस्से और दर्द में वो चिल्लाता है कि वो पिलर से बदला लेगा क्योंकि उसने उसके टीममेट्स को नुकसान पहुंचाया है जो कि उसके अपने बच्चों जैसे हैं। इस पूरे गुस्से में वो एक और पावरफुल मैजिक चैंट करना शुरू कर देता है, ऐसी मैजिक जो कि उसकी सारी पावर को एक्सट्रीम लिमिट तक बढ़ा देती है। वो अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा करता है और उन्हें कंबाइन करके
एक ऐसा फेरी ब्लास्ट बनाता है जो कि उस पिलर को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। वो उसकी तरफ जंप करता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ दर्दनाक यादें उभर आती है। उसे विच और निंजा की मेमोरीज दिखाई देने लगती है, जहाँ एक ऑलमोस्ट डेड विच के पास बैठकर रो रहा होता है और फेरी उसे एक ऐसे मैच के बारे में बताती है जो कि उसकी जान बचा सकता है। तब विजार्ड को समझ में आ जाता है कि उसका दुश्मन ये सब सिर्फ प्यार और लॉयल्टी की वजह से ही कर रहा है, और अगर वो इविल स्पिरिट को पूरी ताकत से खत्म कर देता है तो निंजा और उसके एलाइस को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर भी अपने दोस्तों और एलाइसेस के लिए वो पिलर पर अपनी भयानक मैजिक चला देता है। जैसे ये होता है, वक्त फिर से चलना शुरू हो जाता है। सब लोग देखते हैं कि पिलर उनके सामने टूटने लगा है। उसी बीच विजार्ड का एक लिम्ब उसके हाथ से अलग होकर जमीन पर गिर जाता है। ये सीन देखकर सबके सब बहुत ही शॉक हो जाते हैं, लेकिन विजार्ड शांत आवाज में कहता है कि सबसे पहले फेरी की विंग्स को ढूंढा जाए, जो शायद से उस वक्त कहीं पर गिर गए होते हैं जब उसने ब्लैक मैजिक का यूज किया था। रेल्सा प्रोटेस्ट करने लगती है और कहती है कि निंजा और उसके टीममेट्स उसको मारने के लिए आए थे, इसलिए उनकी मदद करना जरूरी नहीं है। इस पर विजार्ड कामली जवाब देता है कि जब उसने अपनी मैजिक को रिलीज की थी उसे उन सब की यादें दिखाई दी थी, इसी वजह से वो उन्हें मार नहीं पाया, इसलिए उसने सिर्फ आधी मैजिक का यूज करके अटैक किया ताकि वो जिंदा रह सके, और साथ ही उसने मैजिक कंसलेशन भी एक्टिवेट कर दी थी। स्पेल अपने प्रोमिस के बिल्कुल अकॉर्डिंग काम कर चुका था, सब कुछ परफेक्टली सक्सेस हो गया था, लेकिन इस प्रोसेस में उसकी आधी मैजिक उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर गई और इसी वजह से उसका एक हाथ हमेशा के लिए चला भी गया। ये बातें जैसे ही रेल्सा को पता चलती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भागकर उसे जोर से हक कर लेती है। उसके बाद सब लोग फेरी के विंग्स ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर तक रॉक्स के नीचे सर्च करने के बाद लफेनपेन को एक ब्लैक विंग्स का पेयर मिल जाता है। गिवर आगे बढ़कर कहता है कि वो अपनी मैजिक की मदद से फेरी की बॉडी के साथ इन विंग्स को सील कर सकता है, लेकिन जैसे ही लफेनपेन विंग्स को अटैच करने के लिए जाता है, फेरी गिवर की प्लम्प में ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे किसी ऐसे इंसान की चैरिटी नहीं चाहिए जो कि ह्यूमंस का साथ दे रहे हो। लफेनपेन फेरी की बात का जवाब देते हुए निंजा की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि तुम भी तो एक ह्यूमन के साथ ही ठीक हो। आखिर में बात यहीं पर रुक जाती है कि दोनों ही ह्यूमंस के साथ खुश हैं। इधर निंजा खुद को सबसे नीचे गिरा हुआ पाता है, उसके चेहरे पर रिग्रेट और दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। निंजा बताता है कि उसे 2 डीमंस को वापस डीमन रिलेम भेजने के लिए कहा गया है, लेकिन वो कहता है कि वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकता। ये दोनों डीमंस काफी टाइम से उसके साथ रहे हैं, हर जगह उसका पीछा करते हैं और उसके पास की विलेज पर हो रहे अटैक के पीछे भी वही थे। निंजा अपनी गलती मान लेता है और कहता है कि इस सब के लिए वो किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार है, चाहे उसे मार भी दिया जाए। लेकिन साथ ही वो फेरी और दोनों डीमंस को बचाने की गुहार लगाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उन्हें और ज्यादा दर्द झेलना पड़े। वही पास खड़े एडवेंचरस के बीच एक ड्वार्फ सब कुछ ध्यान से देख रहा होता है। उसे लगता है कि निंजा की कहानी में कुछ और भी छुपा हुआ है। थोड़ी सी खामोशी के बाद ड्वार्फ निंजा से पूछता है कि क्या वो किसी ऐसे पावरफुल मेज को ढूंढ रहा है जिसके पास टाइम को कंट्रोल करने की एबिलिटी हो। ये सुनते ही निंजा की आंखों में नई चमक आ जाती है। वो हाँ में सर हिला देता है और बताता है कि उसने वाकई ऐसी मेज के बारे में सुना है और उसका नाम क्रोम है। निंजा कहता है कि उसे लगता है कि क्रोम ही वो इंसान हो सकता है जो कि उसकी पुरानी गलतियों को ठीक कर सकता है, शायद उस दोस्त को भी बचा सके जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया। तब ड्वार्फ अपनी नजर थोड़ा सा आगे करता है, जहाँ पर एक विजार्ड घायल हालत में बैठा होता है और मोंटेल और कुछ एडवेंचरस उसके हाथ का इलाज कर रहे होते हैं। ड्वार्फ निंजा को बताता है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं यही तुम्हारे सामने। ये घायल विजार्ड ही क्रोम है। उसका रैंक इतना रेयर और पावरफुल है कि उसे वॉइड रैंक मैजिशियन कहा जाता है। वो ईस्टर्न किंगडम के सबसे स्किल्ड मैजिस में से एक माना जाता है और उसका नाम दूर दूर तक मशहूर है। 10 साल पहले क्रोम तब फेमस हुआ था जब वो डेंजरस ग्रेट लेबिरिंथ को एक्सप्लोर करने के लिए निकला था, एक ऐसी जगह जहां पर अनजान खतरे और गहरे राज छुपे हुए हैं। उसकी अचीवमेंट्स ने उसे एक जिंदा लेजेंड बना दिया था। ये सुनते ही कि उसके सामने खड़ा विजार्ड ही क्रोम है, निंजा के अंदर एक छोटी सी उम्मीद जाग उठती है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है और उसके दिमाग में पॉसिबिलिटीज घूमने लगती है। अगर क्रोम वाकई टाइम को कंट्रोल कर सकता है तो शायद से उसे पावरफुल विच को भी बचा सकता है जो कि सालों से खो चुकी है, और उसे अपनी खोई हुई मोहब्बत से फिर से मिला सकता है। इतने टाइम से जो निराशा उसके अंदर थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है और उसकी जगह हल्की सी होप आ जाती है। लेकिन अचानक उसके सामने जमीन में 3 शॉट धड़ से आकर गिर जाते हैं और उसकी सोच वहीं पर खत्म हो जाती है। निंजा हैरानी से ऊपर देखता है जहाँ पर अंधेरे में 2 शैडो जैसे बाहर निकल रहे होते हैं। उनके चेहरे छुपे हुए होते हैं लेकिन उनकी प्रेजेंस काफी इंटिमिडेटिंग होती है। वो चुपचाप आगे बढ़ते हैं। उनके डार्क क्लोक्स हवा में लहरा रहे होते हैं और उनके एक्सप्रेशन समझ में नहीं आते हैं। वो दोनों कहते हैं कि वो निंजा को की गई किलिंग्स की सजा देने के लिए आए हैं, और जैसे ही वो सोर्ड को ऊपर अटैक करने की ऑर्डर देते हैं, लेकिन सोर्ड निंजा तक पहुंचने से
पहले ही उसका साथी डीमन बीच में आकर पूरा अटैक अपने ऊपर ले लेता है। दूसरा डीमन गुस्से में आगे बढ़ता है और उन दोनों को वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने उनके बॉस पर अपने गंदे हाथ भी लाए तो वो दोनों को वहीं पर खत्म कर देगा। तभी अचानक उनमें से एक आदमी अपना असली रूप दिखा देता है और एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो बताता है कि उस डीमन का अंकल है जो कि निंजा के साथ काम करता है। ये देखकर दोनों पुरानी यादों को याद करते हुए बातें करने लगते हैं। इस सीन को देखकर ब्लैक विंग्स वाली फेरी कंफर्म कर लेती है कि होली नाइट वाकई एक डीमन है और वो एक काफी ज्यादा हाई रैंक का है। इसके बाद सातू लफेन पेन से पूछता है कि डीमन ने स्नीक अटैक में अब तक कितने लोग को मारे हैं। लफेन पेन बताती है कि 2 लोग ऐसे हैं जिनके जिंदा होने की अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है, एक होली नाइट और एक मैजिशियन जो कि किसी दूसरे किंगडम से थे। धीरे धीरे सबको समझ में आ जाता है कि वो दोनों असल में यही सामने खड़े हैं। उनमें से एक किंग का मिनिस्टर होता है। वो बताता है कि अगर ये दोनों निंजा को माफ कर देते हैं तो निंजा को फांसी नहीं दी जाएगी। थोड़ी देर के बाद निंजा विजार्ड से पूछते हैं कि क्या वो टाइम को पीछे घुमाकर उसकी मदद कर सकता है। इस पर विजार्ड जवाब देता है कि वो सिर्फ कुछ पल के लिए ही टाइम को रोक सकता है। विजार्ड आगे बढ़ता है जो कि असली टाइम रिवर्सल मैजिक कर सकता है। वो एक अलग ही विजार्ड है जिसने दूसरी डायमेंशन से इस दुनिया में चीजें को समन की थी, लेकिन वो इस दुनिया से थक चुका था और कहीं दूर चला गया। विजार्ड को भी नहीं पता है कि वो कहाँ पर है। हो सकता है कि वो डीमन रिलेम में हो या फिर स्पिरिट रिलेम में या फिर ह्यूमन वर्ल्ड में जहाँ से सातू आया था और उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। तभी मिनिस्टर आगे आता है और कहता है कि शायद से विच को बचाने का एक और तरीका हो सकता है। वो बताता है कि जिस किंग के लिए वो काम करता है उसके पास ये मैजिक करने की पावर है, लेकिन इस मैजिक के लिए एक ऐसे इंसान की जान चाहिए होती है जो उस विच से गहरा तौर पर जुड़ा हुआ हो। दोनों डीमंस निंजा की तरफ मुड़कर उससे कहते हैं कि वो अपनी जान देने का ख्याल छोड़ दें, शायद विच को बचाने का कोई और तरीका मिल जाए। लेकिन निंजा सीधा मिनिस्टर से कहता है कि मेरी ही जिंदगी का यूज करो। वो कहता है कि जब मुझे वैसे भी फांसी होने वाली है तो क्यों न मैं अपनी जान उस औरत को बचाने में लगा दूं जिससे कि मैं प्यार करता हूं। मिनिस्टर जवाब देता है कि निंजा के साथ किंगडम के लॉस के हिसाब से ही विचार होना चाहिए, लेकिन अगर सब लोग उसकी क्राइम्स को नजरअंदाज करके उसे माफ करने का नाटक करें तो फिर कोई और रास्ता निकाला जा सकता है। थोड़ी देर सोचने के बाद सब लोग निंजा को माफ करने का फैसला कर लेते हैं। सातू कहता है कि अगर निंजा किसी का काम कर सकता है तो उसे ये मौका मिलना चाहिए। बाद में दोनों डीमंस को वापस उनके घर भेज दिया जाता है। मिनिस्टर किंग से कॉन्ट्रैक्ट करता है जो कि विच के कर्ज को तोड़ सकता है और फिर टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके निंजा को उसके पास भेजने की तैयारी की जाती है। निंजा जैसे ही टेलीपोर्ट होता है उसके बाद लफेन पेन सातू से पूछती है कि क्या उसे वो रोबोट वैक्यूम मिला जिसे वो ढूंढ रहा था। सातू कहता है कि अभी तक तो नहीं मिला और वो इस चीज पर ज्यादा फोकस भी नहीं कर रहा है। विजार्ड बताता है कि हो सकता है कि पास्ट में यहाँ पर रहने वाले किसी मैजिशियन ने जब दूसरी दुनिया के डोर्स खोले होंगे तब ये सारी चीजें यहीं पर भूल गई होंगी। धीरे धीरे और भी ज्यादा मैजिशियन लैबिरिंथ में आने लगते हैं जिससे पता चलता है कि ये नया एरिया अब काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। दूसरी तरफ किंग निंजा को विच के घर ले जाता है ताकि उस पर लगे स्पेल को तोड़ा जा सके। रास्ते में निंजा किंग से कहता है कि उसके बिना सोचे समझे विच से प्यार करना ही उसके बूढ़े होने की वजह बना। वो ये भी मानता है कि जब उसे पहली बार एहसास हुआ कि जैसे वो अपने दोस्तों की परवाह करता है वैसे ही जिन लोगों को उसने मारा है उसकी भी अपने प्यारे लोग होंगे। किंग इस बात पर कहता है कि इतनी सिंपल सी बात इतनी देर में समझ आना ही दिखाता है कि निंजा कितना ज्यादा छोटा सोचता था। इतना कहने के बाद किंग अपनी स्वॉर्ड उठाता है और स्पेल तोड़ने के लिए निंजा पर वार करता है, लेकिन किंग दिल का बुरा नहीं होता है इसलिए वो निंजा को नहीं मारता बल्कि उसका एक ही हाथ और एक पैर काट देता है। तभी विच अपने चैम्बर से निकलकर बाहर आती है। काफी टाइम के बाद उसकी बॉडी फिर से जवान और स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। उसकी स्किन स्मूथ लगती है, चेहरा चमक रहा होता है और उसकी एनर्जी बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। वो आसपास देखती है और एक अकेला फिगर नोटिस करती है जो कि शांत खड़ा होता है। वो एक निंजा होता है जिसके पास ना एक हाथ होता है और ना ही एक पैर। ये लॉस उसे ज्यादा परेशान नहीं करता जितना कि उसकी आंखों का वो गहरा नजर जो कि सिर्फ उसी पर टिकी होती है। लेकिन विच ये नहीं जानती कि उसके सामने खड़ा ये जख्मी इंसान उसके लिए कितना दर्द और कितनी बड़ी सेक्रीफाइस सह चुका है। विच को ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि उस निंजा की जान बचाने के लिए ब्लैक विंग्स वाली फेरी ने अपनी विंग्स को काट चुकी है। और विंग्स फेरी के लिए सबसे कीमती चीज थे, उसकी पूरी पहचान, उसकी असली पावर। लेकिन फिर भी उसने बिना सोचे समझे उन्हें छोड़ दिया सिर्फ उस वफादार निंजा को जिंदा रखने के लिए। काफी लंबी नींद में रहने की वजह से विच अपने पास्ट के कई सालों को भूल चुकी होती है, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो कि कभी उसकी परवाह करते थे। उसमें से एक ये निंजा भी होता है जो कि अभी उसके सामने खड़ा है। विच उसकी तरह बस एक नॉर्मल सी थोड़ी सी डिफरेंट नजर डालती है और बिना परेशान की वहाँ से चल पड़ती है। ये देखकर निंजा के दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है। उसे समझ में आ जाता है कि वो अपने बीच के रिश्तों को बिल्कुल भूल चुकी है। बिना कुछ कहे भारी दिल के साथ वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ब्लैक विंग्स वाली फेरी सामने आ जाती है और गुस्से भरे टोन में उसका मजाक उड़ाकर कहती है कि बिना सच बोले, बिना अपना प्यार कन्फेंस किए तुम पीछे हटने की सोच कैसे सकते हो। इस पर निंजा शांति से जवाब देता है कि उसके प्यार का माना जाना जरूरी नहीं है, वो बस इतना जानकर ही खुश है कि वो जिंदा और सेफ है।
फेरी ये सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे याद दिलाती है कि उसने अपने विंग्स काट दिए, खुद को कमजोर बना लिया सिर्फ इसलिए ताकि उसका प्यार पूरा हो सके। फेरी निंजा को क्राउड बनाकर भागने नहीं देती और उसे चैलेंज करती है कि वो रुक कर हिम्मत दिखाए, विच का सामना करे और एक बार फिर से उसके दिल जीतने की कोशिश करे। तभी निंजा पीछे मुड़ता है और देखता है कि विच के पास 2 सैडी लोग आते हुए दिख रहे हैं। पहले तो निंजा सोचता है कि विच अब भी इतनी पावरफुल होगी कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स खुद ही संभाल ले, इसलिए वो इंटरवेन नहीं करता। लेकिन ब्लैक विंग्स फेरी उसे बताती है कि वो विच के अंदर किसी भी तरह की मैजिक फील नहीं कर पा रही है। उसकी लॉन्ग स्लीप के दौरान उसकी सारी पावर खत्म हो चुकी है। ये बात सुनते ही निंजा बिना एक पल गवाए आगे बढ़ जाता है। वो सीधा विच की तरफ भागता है उसे किसी भी हानि से बचाने के लिए। वो तुरंत उन दोनों आदमियों को भगा देता है जो कि उसके पास आने की हिम्मत कर रहे थे। तभी एक बड़ा सा सरप्राइज सामने आता है। वो दोनों लोग कोई नॉर्मल बदमाश नहीं थे, बल्कि निंजा के अपने स्वर्ण ब्रदर्स होते हैं, डीमन, जो कि ब्लैक विंग्स वाली फेरी के साथ यादें आए थे। उसका असली मकसद लड़ना नहीं होता, बल्कि निंजा को उसके डर से बाहर निकालना और उसका प्यार वापस पाने में मदद करना होता है। वो भी चाहते थे कि निंजा और विच अपने दिल की बात समझे और आखिरकार एक साथ आ जाए। आखिर में सब एडवेंचरस लेबनेट के एग्जिट पर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। सब लोग अपने अपनी राहों पर जाने के लिए अलग हो जाते हैं, लेकिन ये प्रॉमिस करते हैं कि जब किस्मत मौका देगी तब हम फिर मिलेंगे। उसके बाद सब साथ मिलकर वापस शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। सफर का थकान भी होता है और एक अलग सी अचीवमेंट वाली फीलिंग भी, इसलिए वो पास के एक इन में ही रुकने का डिसाइड करते हैं। वो इनकी एक छोटी सी कोजी जगह होती है जहाँ हवा में गरम गरम खाने की खुशबू होती है। इतनी मुश्किल जर्नी के बाद रिलैक्स करने के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट होती है। सब एक बड़ी सी टेबल के पास बैठकर अपनी रिसेंट एडवेंचर शेयर करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और इस बात के लिए थैंकफुल भी होते हैं कि इस सफर में उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। खाना खाते खाते आखिरकार कोई वो सवाल पूछ ही लेता है जो कि सबके दिमाग में चल रहा होता है। वो जानना चाहते हैं कि उनके बीच मौजूद ये मिस्टीरियस विजार्ड आखिर कैसे सातों को अपनी दुनिया में ले आया। विजार्ड थोड़ा सा सोचकर मानता है कि उसे खुद भी ज्यादा याद नहीं है, उसे बस इतना याद है कि वो एक दिन अपनी डेली प्रैक्टिस की तरह ही मैजिक कर रहा था और अचानक बिना किसी वार्निंग के साथ रेल्सा के रूम में आ गया। विजार्ड कहता है कि ये चीज उसके लिए एक मिस्ट्री है। वो थोड़ी गिल्ट के साथ बताता है कि उसका इरादा बिना पूछे सातू को दुनिया में लाने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन सातू विजार्ड की होनेस्टी को समझता है और उसके दिल में कोई शिकायत नहीं होती, बल्कि वो कहता है कि उस ट्विस्ट ऑफ फेट के लिए बहुत ही थैंकफुल है, क्योंकि इसी वजह से वो अपनी दुनिया की एक बहुत ही बड़े एक्सीडेंट से बच गया। सब लोग कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं, गहरी सोच में डूब जाते हैं। तब लफेन पेन अपनी बात रखती है जो शायद सबके दिमाग में पहले से ही चल रही होती है। वो सजेस्ट करती है कि अगर विजार्ड की मैजिक इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो सातू को दुनिया में लेकर आ सकती है, तो शायद से वही मैजिक उसे वापस से उसकी दुनिया में भेजने के काम भी आ सकती है। इस पॉसिबिलिटी से टेबल पर बैठे सब लोगों के इमोशन मिक्स हो जाते हैं। हर कोई सोचने लगता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। रेल्सा के लिए ये बात दिल को छू जाने वाली होती है। बैटल्स और साथ बिताए गए टाइम की वजह से ही वो सातू काफी क्लोज आ चुकी होती है। उसे याद आता है कि वो प्रॉमिस जो कि सातू ने उससे किया था कि वो एंड तक उसके साथ रहेगा और मिलकर काम करेगा। सातू के चले जाने का ख्याल ही रेल्सा के लिए बर्दाश्त से बाहर होता है। वो कहती है कि उसकी लाइफ में सातू सिर्फ एक टीममेट ही नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। वो ये भी ऐड करती है कि उनकी पार्टी का नाम और रेपुटेशन तभी बनना शुरू हुआ जब से सातू उनके साथ आया है, और अगर वो वापस चला गया तो सब बिल्कुल अकेला महसूस करेंगे। इतना कहकर रेल्सा आंसुओं के साथ इनसे बाहर निकल जाती है। सातू घबराहट में तुरंत उसके पीछे पीछे बाहर जाता है। इधर बाकी लोग भी परेशान हो जाते हैं और सातू और रेल्सा को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि अंधेरे में कई मोस्टर छुपने का खतरा भी हुआ रहता है। रेल्सा अपनी स्वॉर्ड भी वहीं पर छोड़कर आ चुकी होती है। दूसरी तरफ सातू, जो कि एक दूसरी दुनिया से आया हुआ शांत सा एडवेंचरर है, अपनी जगह को लेकर काफी उलझा हुआ रहता है, खासकर अपने और रेल्सा के रिश्ते को लेकर। रेल्सा जैसे उसकी बेचैनी महसूस कर लेती है। एक शांत से पल में वो सातू से सीधा पूछ लेती है क्या वो वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता है। सातू थोड़ी देर चुप रहने के बाद सच बता देता है कि वो असल में वापस जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पर कोई उसका अपना नहीं है, कोई ऐसा जो कि उसे चाहे। जैसे वो अपने दिल की बात खोलना शुरू करता है, तभी अचानक समंदर के अंदर से एक बहुत ही डरावना सेंटीपीड जैसा मोस्टर बाहर आ जाता है। उस मोस्टर का पूरा शरीर मोटा आर्मर से ढका होता है और वो बहुत ही तेज रफ्तार से सीधा रेल्सा की तरफ टपक लेता है। उसकी तेज धार वाली क्लास अटैक के लिए रेडी होते हैं और ये सब इतनी जल्दी होता है कि सातू कुछ पल के लिए जम सा जाता है। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। मोस्टर रेल्सा तक पहुंच जाता है और उसके क्लास उसके आर्मर में घुसा देता है। सातू डर के मारे बस देखता रह जाता है। उसे लगता है कि कहीं रेल्सा को कुछ हो ना जाए, लेकिन अगली पल
रेल्सा अपनी अंदर की एक अलग ही पावर को बाहर निकाल लेती है। वो अपने नंगे हाथों से मॉन्स्टर को पकड़कर फाड़ देती है और उसका शरीर सीधा 2 टुकड़ों में बांट देती है। मॉन्स्टर का बेजान शरीर पानी में गिर जाता है और रेल्सा जीत कर खड़ी रहती है, लेकिन जीत के बावजूद वो काफी ज्यादा शकीन होती है। उसकी आंखों और उसके एक्शन से सातू को साफ समझ में आ जाता है कि वो उसकी कितनी ज्यादा वैल्यू करती है। बिना कुछ कहे ही वो सातू को बता रही होती है कि इस दुनिया में वो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सातू को अब भी झटका लगा हुआ होता है, लेकिन ये जानकर उसे थोड़ी सी तसल्ली मिलती है कि रेल्सा सेफ है। वो उसके पास आता है और ध्यान से उसकी चोटों को चेक करता है। उसे कुछ स्कार्स दिखाई देते हैं तो वो प्यार से छोटा सा बैंडेज लगा देता है और प्रिकॉशन के तौर पर एंटी वेनम पॉइजन पीने के लिए कहता है। अपने शान से तरीके में सातू ये भी दिखा देता है कि वो रेल्सा की इतनी परवाह करता है। वो इशारा करता है कि वो उस इंसान के साथ रहना चाहता है, उसकी सच में जरूरत है। रेल्सा ये सब महसूस करती है, लेकिन अपनी फीलिंग को छुपाने की कोशिश करती है। वो अपनी नजर गिराकर मरे हुए मॉन्स्टर की तरफ देखने लगती है, जैसे बात को थोड़ा सा हल्का बनाना चाहती हो। वो टोपी को चेंज करने के लिए सातू के मॉन्स्टर के बारे में भटकते नॉलेज पर कमेंट कर देती है ताकि मोमेंट ज्यादा हैवी ना हो जाए, लेकिन उससे पहले वो अपनी फीलिंग पर और बात कर पाते हैं। तभी वहाँ पर विजार्ड और लफेन पेन आ जाते हैं। रेल्सा सातू के फ्यूचर को लेकर थोड़ी परेशान होती है और ओल्ड विजार्ड से पूछती है कि क्या वो अपनी मैजिक का यूज करके सातू को उसकी असली दुनिया में वापस भेज सकता है। विजार्ड थोड़ी देर सोचता है, लेकिन फिर सातू को बताता है कि अगर मेरे पास सही स्पेल बुक होती तभी मैं तुम्हें अपनी दुनिया वापस भेजना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि तुम जिस मोमेंट में वहां से आए थे वापस जाकर तुम बिल्कुल भी उस जगह और उसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां एक तेज रफ्तार ट्रक तुम्हारी तरफ आ रहा था। मतलब वापस जाते ही तुम्हारी मौत लगभग पक्की होती। ये बात सुनकर सातू को थोड़ी देर के लिए दुख होता है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल लेता है। वो कहता है कि वैसे भी उसका अपनी पुरानी दुनिया में वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। उसे लगता है कि पहली बार उसने ऐसी जगह पाई है जहाँ पर उसकी जरूरत है और सबसे बड़ी बात जहाँ उसे एक्सेप्ट किया गया है। अपना फैसला पक्का करके सातू डिसाइड करता है कि वो रेल्सा और अपने बाकी कंपेनियन के साथ ही एडवेंचर बनाए रहेगा। इस नई जिंदगी के खतरों और अजीबोगरीब चीजों को एक्सेप्ट करते हुए वो सब अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं। अब उनका बॉन्ड पहले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है और वो हर नई चैलेंज का सामना एक दूसरे के साथ करने के लिए तैयार होते हैं। बैटल में भी और अपनी लाइफ में भी एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। डार्क स्पिरिट के साथ हुई भयानक फाइट के कुछ महीनों के बाद रेल्सा, लफेन पेन और सातू को एक मैनेजर एक शॉकिंग खबर मिलती है। मैनेजर बताता है कि विजार्ड की डेथ हो चुकी है और ये सुनते ही पूरा ग्रुप शोक में आ जाता है, खासकर रेल्सा, जिसके अंदर तुरंत घबराहट और अर्जेंसी आ जाती है। रेल्सा हर पॉसिबल तरीका सोचने लगती है जिससे कि विजार्ड को जिंदा किया जा सके। वो मैनेजर से पूछती है क्या उसके पास कोई रिवाइवल पोशन है या फिर हम अपनी बॉडी के किसी पास के टेम्पल लेकर जा सकते हैं रिवाइवल के लिए। लेकिन मैनेजर बिल्कुल ठंडे और बेपरवाह टोन में बात कर देता है। वो बताता है कि किसी बॉडी को ऑफिशियली रिवाइव करना या फिर उसे प्रसर्व करना बहुत ज्यादा पैसा मांगता है और ना उसके पास इतने पैसे और ना ही कि कोई और ये खर्चा करना चाहता है। वो ये भी कहता है कि विजार्ड की बॉडी को सिर्फ एक सिंपल शेड में रखा गया था ताकि वो जल्दी से खराब ना हो, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से सेफ नहीं रह पाई। मैसेंजर बताता है कि एक जंगली कुत्ते ने विजार्ड की बॉडी का एक हिस्सा काट लिया, जिसके बाद उसके पास कोई और पोषण नहीं बचा और इज्जत बचाने के लिए उन्हें विजार्ड को जल्दी से ब्यूरिक करना पड़ा। ये सब सुनने के बाद ग्रुप का मन और भी ज्यादा भारी पड़ जाता है। बाद में सब लोग विजार्ड की ग्रेव पर आ जाते हैं उसे आखिरी अलविदा कहने के लिए। वहाँ खड़े हर एक के चेहरे पर रिग्रेट और गहरा दुख दिखाई दे रहा होता है। लफेन पेन, जो कि मैजिक और उसकी लिमिटेशन के बारे में कुछ अच्छी नॉलेज रखती है, बताती है कि रिवाइवल मैजिक तब काम नहीं करता जब बॉडी डैमेज हो चुकी हो और अगर बॉडी पहले से ब्यूरी कर दी गई हो तो रिवाइवल का बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। उसकी बात लॉजिकली सही होती है, लेकिन फिर भी सातू अपने आप को संभाल नहीं पाता। उसे विजार्ड की मौत पर यकीन हो चुका होता है कि उसके मन में गिल्ट भरा होता है। वो सोचता है कि एंटीट्यूड देने के बाद भी शायद से लोग देर कर गए होंगे। उसे ये बात हजम नहीं होती कि इतना पावरफुल विजार्ड सिर्फ जहर की वजह से ही मर सकता है, जब वो लोग इससे भी और ज्यादा भयानक सिचुएशन के साथ सरवाइव कर चुके थे। रेल्सा भी इस डिसबिलीव में होती है। उसके लिए ये मानना बिल्कुल मुश्किल होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल विजार्ड बिना किसी बैटल की इतनी बेकार सी जगह से अपनी जान को खो सकता है। दिल के अंदर एक छोटी सी उम्मीद लेकर सातू कहता है कि क्यों ना हम विजार्ड की बॉडी को दोबारा से जमीन से निकाल कर रिवाइवल स्पेल ट्राई करें। लेकिन रेल्सा जानते थे कि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो बताती है कि ऐसा करने के लिए चर्च को बहुत ही बड़ी डोनेशन देनी पड़ेगी और इतना पैसा उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से एक हाई लेवल मेज को रिवाइव करना कोई छोटी बात नहीं होती। रेल्सा ये भी जानती है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है रिवाइवल के चांसेस और भी कम होते जा रहे हैं, लेकिन सातू हार मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि इस दुनिया में उसकी पुरानी दुनिया की तरह ही डेथ हमेशा एंड नहीं होती। यहाँ पर जिंदा होने का एक चांस होता है और हर गुजरता हुआ पल बिना कुछ किए बिता देना विजार्ड को वापस लाने का चांस को कम कर रहा है। सातू कहता है कि चाहे चांस कितना भी कम क्यों ना हो, हमें अपने दोस्त के लिए ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि उसकी बातों में इतनी डिटर्मिनेशन होती है कि लफेन पेन भी उससे एग्री कर लेती है। वो डिसाइड करती है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए और तुरंत एक्शन लेना होगा। लफेन पेन रिवाइवल के लिए जरूरी चीजों के लिए तैयारी करती है और मैजिक शॉप जाने का प्लान बनाती है और एल्सा और सातू को कहती है कि तुम दोनों प्रॉपर डिसिंग टूल का इस्तेमाल करो। शॉप की तरफ जाते हुए लफेन पेन सोचती रहती है कि इस पूरे जर्नी में सातू उन सब के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसे लगता है कि अगर सातू नहीं होता तो शायद से वो लोग के लिए गिव अप कर चुके होते हैं। टूल्स ढूंढने के लिए वो एक शॉप की दूसरी शॉप पर जाते हैं, लेकिन हर जगह भीड़ ही भीड़ होती है। हर शॉप इतना ज्यादा बिजी होती है कि कुछ भी मिलना इम्पॉसिबल लगने लगता है। काफी देर तक ट्राई करने के बाद थकी हुई और हार मानने से लफेन पेन वापस ग्रेव की तरफ लौट आती है, लेकिन जैसे ही वो पहुंचती है वो बहुत ही शॉक हो जाती है। जिस ग्रेव को उन्होंने ध्यान से खोदा था वो पूरी तरीके से खाली हुई होती है। मिट्टी इधर उधर बिखरी होती है और विजार्ड की बॉडी वहाँ से गायब होती है। तभी वहाँ पर सातू और एल्सा भी आ जाते हैं। वो दोनों भी खुली हुई ग्रेव को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। अभी वो लोग कुछ समझ ही पा रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर दूर खड़े एक अजीब से फिगर पर पड़ती है। दूर एक आदमी खड़ा होता है जिसके बदन पर फटी हुई काली कैप होती है और सर पर एक लंबी नोकीली विजार्ड हैट होती है। पहली नजर में वो बिल्कुल विजार्ड जैसा लगता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल गलत फील करवाता है। वो अकेला खड़ा आसमान की तरफ बेकार और बिना कंट्रोल के फायर अटैक को छोड़ रहा होता है। एल्सा और सातू बस उसे देखते ही रह जाते हैं, समझ नहीं पाते कि वो ये क्या देख रहे हैं। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो फिगर एक स्केलेटन जैसा दिखता है जिनकी खाली आंखों के अंदर एक अजीब सी डरावनी रोशनी चमक रही होती है। एक पल के लिए एल्सा और सातू के मन में ये ख्याल आता है कि कहीं ये वही विजार्ड तो नहीं है जो किसी ट्विस्टेड और गलत फॉर्म में वापस आ गया हो। लेकिन जैसे ही वो ध्यान से उस फिगर को देखते हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि वो उन्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा है। वो बस बिना किसी कंट्रोल के इधर उधर फायर अटैक को छोड़ रहा होता है। ये देखकर एल्सा और सातू को समझ में आ जाता है कि वो लोग रियल डेंजर में हैं। दोनों तुरंत एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और अपनी बॉडी को उससे छिपा लेते हैं ताकि आग के अटैक से बच सके। राजा का दिमाग तेजी से चल रहा होता है। वो समझ जाती है कि अगर वो सिर्फ चुपचाप बैठे रहे तो ये स्केलेटन कभी भी उन्हें डायरेक्टली अटैक कर सकता है और तब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। दिल से राजा को लगता है कि अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, चाहे जितना भी खतरनाक हो इस थ्रेट का सामना करना ही पड़ेगा। अपना करेज जमा करके वो एक्शन लेने का फैसला करती है। वो खुलकर मैदान में स्केलेटन की तरफ दौड़ पड़ती है और सातू भी बिल्कुल उसके पीछे आ रहा होता है। दोनों बस ये सोच रहे होते हैं कि ये भयानक नाइटमेयर किसी तरह का खत्म हो जाए। जैसी एल्सा पास पहुंचती है वो अपनी सोर्ड को ऊपर उठाकर पूरी ताकत से स्केलेटन पर वार करती है। सोर्ड लगती है लेकिन उस पर राजा का दिल हिल जाता है क्योंकि उसका अटैक लगभग बेकार होता है। स्केलेटन का सिर्फ हल्का सा हिट होता है लेकिन वो टूटता तक नहीं। तब एल्सा को समझ में आ जाता है कि उसकी नॉर्मल सोर्ड इस एनिमी के अगेंस्ट बिल्कुल काम नहीं करेगी। इस स्केलेटन को सिर्फ मैजिकल वेपन से नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सोचकर वो पैनिक करने लगती है और लगातार उसके अटैक से बचते हुए कोई दूसरा तरीका सोचने की कोशिश करती है। राइल्सा को स्ट्रगल करता देख सातू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उसकी तरफ दौड़ता है हाथ में होली वाटर की बोतल लेकर। वो सोचता है कि अगर राइल्सा अपनी सोर्ड पर ये होली वाटर डाल दे तो शायद से उसकी वेपन मैजिकल बन जाए और स्केलेटन को हरा सके। लेकिन जैसे ही सातू बोतल उसके हाथ में देने वाला होता है तभी स्केलेटन उनकी तरफ घूमता है और एक जोरदार फायर ब्लास्ट छोड़ देता है। वो ब्लास्ट सीधा बोतल पर लगता है और बोतल तुरंत टूट जाती है। होली वाटर रेत में बिखर जाता है। इस पर रेल्सा और सातू दोनों के दिल में डर की एक तेज लहर दौड़ जाती है। उन्हें लगता है कि उनकी आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी है और ऊपर से स्केलेटन अब एक और ज्यादा पावरफुल अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है जो कि सीधा रेल्सा की तरफ होने वाला होता है। तभी बिल्कुल उस वक्त जब सब कुछ खत्म हो रहा होता है अचानक एक जबरदस्त फोर्स स्केलेटन पर एक अलग ही डायरेक्शन सा लगती है। वो हिट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि स्केलेटन का सर पूरी तरीके से अलग हो जाता है और घूमता हुआ रेत पर दूर जाकर गिरता है। रेल्सा और सातू शौक में पलट कर देखते हैं कि आखिर ये किसने किया। दूर से एक शैडोई फिगर उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो फिगर कुछ हद तक उनके विजार्ड जैसा लगता है लेकिन फिर भी उनमें से कुछ अलग कुछ अजीब सा होता है। शैडो कुछ अजीब सी बातें बड़बड़ाने लगता है और उसकी आवाज सुनते ही रेल्सा का दिल जोर से धड़क उठता है। ये आवाज बिल्कुल पहचानी हुई लगती है। ये उनकी विजार्ड की आवाज होती है। इस पल उनके मन में एक साथ रिलीफ और कंफ्यूजन दोनों आ जाते हैं। सातू को भी थोड़ी सी तसल्ली मिलती है कि कम से कम उनका दोस्त किसी न किसी फॉर्म में जिंदा तो है। लेकिन जैसे ही वो पास जाते हैं उन्हें दिखाई देता है कि विजार्ड की कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। उसका पूरा शरीर हड्डियों जैसा होता है, चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ और आंखें काली जैसे किसी गहरी नींद या स्ट्रेस में हो। रेल्सा जब उससे पूछती कि आखिर क्या हुआ था तो विजार्ड खुद ही कंफ्यूज होता है। वो तो बस इतना याद कर पाता है कि वो तो जमीन पर लेटा हुआ था और उसके बाद उसकी होश चली गई। तभी एक और अजीब सी
चीज होने लगती है। विजार्ड का स्केलेटन जैसा शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है। थोड़ी थोड़ी करके उसकी बॉडी पर फ्लैश और स्किन वापस आने लगती है। उसका खाली चेहरा फिर से पहचानी हुई शेप में आने लगता है। पेच पेच में स्किन और दाढ़ी वापस तो आती है और कुछ ही देर में वो बिल्कुल उसी विजार्ड जैसा खड़ा होता है जैसे वो लोग जानते थे। रेल्सा को उसे जिंदा देखकर राहत मिलती है, लेकिन साथ ही उसे प्रोसेस को देखकर उसे थोड़ा सा अजीब और घिन सा महसूस भी होता है। फिर भी विजार्ड को अपने साथ देखकर दोनों को तसल्ली मिलती कि अब वो फिर से मिलकर आने वाले खतरों का सामना कर सकते हैं। बाद में इनमें विजार्ड उन्हें बताता है कि उससे पहले एक रेस्क्यू रिएक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर उसकी मौत हो भी जाए तो वो एक दिन के बाद फिर से जिंदा हो जाता है। ये एक हाई लेवल मैजिक होती है जो सिर्फ एक ही बार काम करती है। ये सुनते ही सातू खुशी से बोल पड़ता है कि उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि विजार्ड वापस आ गया। लेकिन तभी अचानक विजार्ड का चेहरा फिर से स्केलेटन में बदल जाता है और वो फिर से कुछ ही पल में नॉर्मल हो जाता है। इससे पता चलता है कि रिवाइवल स्पेल बार बार ग्लिच कर रही है और विजार्ड दोबारा स्केलेटन में बदल रहा होता है। लफेन पेन बताते है कि विजार्ड की बॉडी का एक हिस्सा मिसिंग है और इसी वजह से रिवाइवल मैजिक पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही है और अब इस प्रॉब्लम का कोई भी सिंपल सोल्यूशन नहीं है। ये बात चल रही होती है कि तभी इनके अंदर एक ड्वार्फ आता है जो कि विजार्ड को बहुत ही पसंद करता है और डिक्लेयर करता है कि वो विजार्ड की मदद करेगा। ड्वार्फ उन्हें मैजिक की एक बहुत ही बड़ी इंसाइक्लोपीडिया दिखाता है जिसका नाम होता है मिकिपीडिया, जिसमें हर तरह के मैजिक लिखे होते हैं। बुक के हिसाब से अगर रिवाइवल मैजिक सिर्फ इसलिए फेल हो रही है क्योंकि बॉडी का कोई पार्ट मिसिंग है तो उस मिसिंग पार्ट को वापस लाना जरूरी होता है, चाहे वो फ्लैश किसी ने खा भी क्यों न लियो। उसकी मैजिकल एनर्जी उस इंसान या जानवर के अंदर रहती है जिसने कि उसे कंज्यूम किया हो। इसलिए अगर उस कुत्ते को ढूंढ ले जिसने विजार्ड की बॉडी का हिस्सा खाया था और उसके अंदर की मैजिकल एनर्जी वापस लेकर आए थे तो विजार्ड पूरी तरीके से रिवाइव हो सकता है। अगली सुबह ड्वार्फ की मदद से वो सब उस कुत्ते को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले उन्हें अभी तक किसी भी जगह से मैजिक का कोई क्लियर सिग्नल या फिर ट्रेस महसूस नहीं होता। तभी अचानक एक फॉरेस्ट एल्फ उनकी तरफ आता है और जैसे ही उसकी नजर विजार्ड के स्केलेटन फॉर्म पर पड़ती है वो बुरी तरीके से डर जाता है। पहले तो वो बिल्कुल घबरा जाता है, लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि इनकीपर ने सातो को एक डॉग के बारे में बताया था जिसके फोरहेड पर लाल निशान था, तब उसे कुछ याद आता है। एल्फ बताता है कि सिटी में एक जॉब नोटिस लगी हुई थी जिसमें एक बहुत ही बड़ी कुत्ते को ढूंढने के लिए कहा गया था। उस कुत्ते के सर पर क्रॉस जैसा स्कार था और वो कुत्तों पर अटैक कर रहा था। एल्फ कहता है कि उसने वो जॉब इसलिए एक्सेप्ट नहीं की थी क्योंकि पेमेंट कम थी और उसके पास दूसरा काम भी था, लेकिन उसे इतना याद है कि वो कुत्ता शहर के वेस्ट साइड यानी कि आउट स्ट्रीट के पास देखा गया था। ये सुनते ही सातो कहता है कि हमें बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत वहाँ पर जाना चाहिए। फिर सब लोग उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर डेजर्ट के अंदर डेड बॉडीज को ब्यूरी करके रखा गया होता है। थोड़ी देर के लिए विजार्ड और सातू एक जगह पर रुक कर रेस्ट करने लगते हैं जबकि रेल्सा और बाकी लोग आगे चल पड़ते हैं। रेस्ट करते वक्त विजार्ड सातू को रेल्सा के पास्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब उसने रेल्सा को ढूंढा था तब वो एक ऑर्फन थी। उसके पिता की डेथ एक वुल्फ अटैक में हो गई थी और उसकी माँ भी वुल्फ के पत्थर से लड़ते हुए मर गई थी। उसके बाद रेल्सा एक वुल्फ के बच्चे के साथ रहने लगी थी और उसे दोस्त बना लिया था जब तक कि विजार्ड ने उसे अपने पास नहीं ले लिया। विजार्ड के लिए रेल्सा बिल्कुल उसकी बेटी की जैसी है, इसलिए वो सातो से कहता है कि जहाँ भी तुम जाओ रेल्सा को अपने साथ ले जाना। ये बात सुनकर सातो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है कि हमें रेल्सा की फीलिंग के बारे में भी सोचना चाहिए। विजार्ड हल्का सा मुस्कुराकर कहता है कि रेल्सा पहले से ही सातू को बहुत ही पसंद करती है। वो ये भी कहता है कि अगर किसी एक इंसान पर वो अपनी बेटी को ट्रस्ट कर सकता है तो वो सिर्फ सातू है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर सातू रेडी नहीं है तो वो उस पर कोई भी प्रेशर नहीं डालेगा। सातू थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है कि उसे नहीं पता कि वो खुद रेल्सा के लिए सही है या फिर नहीं, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। आखिर में वो विजार्ड से पूछते क्या वो रेल्सा का ख्याल रख सकता है। ये सुनते ही विजार्ड सातू को गले लगा लेता है और इमोशनल होते हुए रोने लगता है। तभी अचानक ही वाइल्ड डॉग जिसके अंदर इनसेन मैजिकल एनर्जी होती है वहाँ पर जम करता है और विजार्ड पर टूट पड़ता है। वो विजार्ड के हाथ को बुरी तरीके से काट देता है। जब सातू विजार्ड को बचाने की कोशिश करता है तो वो कुत्ता उस पर ही अटैक कर देता है। इधर जब रेल्सा और लफेन पेन वापस उन्हें ढूंढने के लिए आते हैं तो वो दोनों जमीन पर गिरे हुए दिखाई देते हैं। दर्द से कतराते हुए विजार्ड और सातू दोनों बुरी तरीके से इंजर्ड होते हैं और वाइल्ड डॉग बिल्कुल उनके सामने खड़ा होता है। रेल्सा गुस्से में लफेन पेन से कहती है कि तुम सातू पर रिवाइवल मैजिक यूज करो, वो अभी जिंदा है। और ये कहकर वो खुद वाइल्ड डॉग की तरफ देखती है जो कि उसके बॉडी पार्ट्स को नोच रहा होता है। रेल्सा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती कि वो इस कुत्ते को टुकड़ों में काट देगी और विजार्ड के बॉडी पार्ट्स उसके अंदर से निकल कर रहेंगे। इतना कहकर रेल्सा सीधा डॉग की तरफ दौड़ पड़ता है और कुत्ता भी उसी स्पीड से उसकी तरफ आता है। दोनों के बीच एक ब्रूटल क्लैश होता है। वाइल्ड डॉग अपने शहर के अंदर से फायर ब्रीथ छोड़ता है जिससे कि रेल्सा के आर्मर उड़ जाते हैं, लेकिन इतने सब के बाद भी रेल्सा रुकती नहीं है और दर्द और गुस्से के साथ आगे बढ़ती है और डॉग के विटल नर्व पर जोर से अटैक करती
है, जिससे कि वो कुत्ता बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। जैसे ही रेल्सा उसे मारने वाली होती है, तभी एक प्यारा सा सफेद वुल्फ बप बीच में आ जाता है और रेल्सा पर भौंकने लगता है। रेल्सा तुरंत समझ जाती है कि सफेद वुल्फ पप उसी वाइल्ड डॉग का बच्चा है। जैसी पप की आवाज सुनाई देती है, वो घायल वुल्फ मुश्किल से खड़ा होता है और लड़खड़ाते हुए रेल्सा की तरफ बढ़ता है और रेल्सा से कहता है कि अगर उसे मारना ही है तो मार दो, लेकिन उसके बेटे की जान बख्श दो। रेल्सा गुस्से भरी नजरों से वुल्फ को देखती है, लेकिन तभी सातू उसका ध्यान अपनी तरफ करता है और कहता है कि विजार्ड सांस भी नहीं ले रहा है। ये सुनते ही रेल्सा का दिल जोर से धड़क उठता है। वो तुरंत डिसाइड करती है कि वो पप को जिंदा छोड़ देगी, लेकिन विजार्ड को बचाने के लिए वुल्फ के हाथ पैर काट कर उसके अंदर की मैजिक एनर्जी निकाल लेगी। जैसे ही रेल्सा अपनी सोर्ड को उठाती है, तभी अचानक दो काले टेंटिकल आकर वुल्फ के शरीर को चीर देते हैं। लफेन पेन जोर से चिल्लाती है और बताती है कि एक ग्रेट डीमन है। डीमन वुल्फ के शरीर के साथ धीरे धीरे गायब होने लगता है, लेकिन सातू तुरंत अपनी टूल बेड से एक एंकर निकालता है और उस वुल्फ के शरीर के अराउंड लपेट देता है। वो पूरी ताकत से खींचकर कहता है कि जब तक विजार्ड रिवाइव नहीं होता वो वुल्फ को जाने नहीं देगा। इसी बीच लफेन पेन जल्दी से अपनी मैजिक का यूज करके रेल्सा की सोर्ड को इन्फ्यूज कर देती है। रेल्सा डीमन किंग से कहती है कि वुल्फ को छोड़ दो, लेकिन डीमन मना कर देता है। वो बताता है कि वो अपने मरे हुए भाई का बदला लेना चाहता है। डीमन कहता है कि ये वुल्फ तो कब का मर जाना चाहिए था, लेकिन इसने इतनी ज्यादा मैजिकल एनर्जी खा ली कि जिंदा रह गया। इसी वजह से उसके मास्टर ने उसे ऑर्डर दिया कि वो वुल्फ को वापस लेकर आए। डीमन फिर 7 लाइटनिंग कर्स का चैंट शुरू कर देता है। रेल्सा बिना सोचे समझे डीमन की तरफ दौड़ पड़ती है ताकि चैंट को कंप्लीट होने से पहले ही वुल्फ को बचा सके, लेकिन कर्स एक्टिवेट हो जाता है। इसी वक्त लोसर एक गोल्डन बैरियर क्रिएट करता है और रेल्सा को बचा लेता है। रेल्सा इस मौके का फायदा उठाती है और अपनी सोर्ड से डीमन किंग पर जोर से वार करती है, लेकिन तभी डीमन का मास्टर खुद सरफेस पर आ जाता है और फायर एनर्जी से अटैक करता है। लफेन पेन रेल्सा को बचाते हुए खुद गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब डीमन किंग अपने पूरे फॉर्म से बाहर आ चुका होता है। रेल्सा समझ जाती है कि ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमी है जिसका उसने सामना किया है। वो सातू से कहती कि लफेन पेन को लेकर भाग जाओ, वरना वो उसे स्लो कर देगी। वो कहती कि विजार्ड और वुल्फ को यहीं पर छोड़ दो, वो खुद उन्हें वापस ले आएगी। सातू लफेन पेन को उठाकर भागने लगता है और पप को भी लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन पप अपने पिता को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता। सातू का दिमाग घूमने लगता है और अपने सभी दोस्तों को कैसे बचाए। इधर रेल्सा डीमन किंग के साथ एक ब्रूटल फाइट में फंसी होती है। डीमन किंग अपने टेंटिकल से रेल्सा को पकड़ लेता है और वो कहता है कि वो एक खूबसूरत स्टफ एंड स्पाइसमैन बनेगी। वो अपने टेंटिकल से रेल्सा की गर्दन को छेद कर देता है, लेकिन तभी सातू वापस भागता हुआ आता है और अपने वायर कटर से डीमन किंग के टेंटिकल्स को काट देता है। रेल्सा इस मौके का यूज करके डीमन किंग को पीछे से 2 टुकड़ों में काट देती है, लेकिन जैसे ही वो डीमन के कोर तक पहुंचती है, एक आइस कर्स एक्टिवेट हो जाता है। इस बार सातू बीच में कूद जाता है और पूरा कर्स अपने ऊपर ले लेता है। वो तुरंत बर्फ में जम जाता है। रेल्सा बिना रुके डीमन किंग से लड़ती रहती है, क्योंकि अब उसका एक ही गोल होता है, सातू को किसी हाल में भी मरने से बचाना। सातू विजार्ड की बॉडी को वुल्फ के बिल्कुल पास रख देता है और तब उसे बूढ़े विजार्ड को अपनी बॉडी के पास एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल एनर्जी फील होती है। उसकी सोल एक अलग ही रिले में पहुंच जाती है, जहां पर वो देखता है कि मरा हुआ डॉग उससे कह रहा होता है कि अगर उसके पप का ध्यान रखे तो अपनी मैजिकल पावर विजार्ड को दे देगा। विजार्ड बिना सोचे समझे इस डील के लिए हाँ कह देता है। दूसरी तरफ रेल्सा बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होती है। उसके बॉडी से लगातार खून बह रहा होता है। तभी अचानक डीमन का सर कट जाता है और सेज का आइस भी टूट जाता है, जिसके बाद रेल्सा की बाहों में गिर जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि ये सब 6 मैजिक विंड किलिंग सोर्ड की पावर की वजह से हुआ है। जब वो उस डायरेक्शन में देखते हैं तो उन्हें विजार्ड दिखाई देता है, जो कि पूरी स्ट्रेंथ और मैजिकल पावर के साथ वापस आ चुका होता है। विजार्ड अपनी 8 पॉइंट फायर सोर्ड से डीमन पर अटैक करता है, जो कि सीधा डीमन की बॉडी को चीर देती है और डीमन किंग वहीं पर मारा जाता है। उसके बाद विजार्ड सातू, लफेन पेन और रेल्सा के पास आता है, जो उसे जिंदा देखकर बहुत ही खुशी के आंसू रोने लगते हैं। तब सब नोटिस करते हैं कि विजार्ड के कान और टेल आ चुकी है। विजार्ड बताता है कि डॉग ने अपनी मैजिकल पावर उसे दे दी है, लेकिन बदले में उसके पप का ख्याल रखना होगा। विजार्ड ये भी कहता है कि वो चाहता है कि डॉग की पावर का हिस्सा वापस करके उसे रिवाइव कर दे, ताकि पप अपने पेरेंट के साथ रह सके। लेकिन तभी एक बहुत ही तेज हवा का झोंका आता है, जो कि विजार्ड को पीछे धकेल देता है। सब लोग शोक में देखते ही रह जाते हैं जब डीमन किंग दोबारा से उठ खड़ा होता है, लेकिन विजार्ड को जरा सा भी चोट नहीं लगती। विजार्ड अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करता है और देखते ही देखते एक हैंडसम यंग मैन में बदल जाता है। वो डिक्लेयर करता है कि उसने अपनी यूथ वापस पा ली है। उसके बाद वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके एक बड़ा सा गुलेम समन करता है और उसे मिलाकर एक मैसिव रॉक मोस्टर बना देता है। लेकिन बैटल के बीच में डीमन किंग अपनी अनस्टॉपेबल पावर से उसे रॉक गुलेम को तोड़ देता है। डीमन किंग की आंखें सीधा विजार्ड पर टिक जाती है, जैसे उसे खत्म कर देना चाहता हो, लेकिन विजार्ड बिना डरे सीधा उसके फेस पर एक पावरफुल पंच मारता है। मौका देखकर वो टूटे हुए पत्थरों को इकट्ठा होने का कमांड देता है
और डीमन किंग को उनके बीच क्रश करने की कोशिश करता है। अपनी मैजिक से वो हर एक स्टोन को डीमन किंग के बॉडी से चिपका देता है, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होल टुकड़ों से खींच लेता है। फिर भी विजार्ड जानता होता है कि ये सिर्फ कुछ ही पल का खरीदा हुआ टाइम है ताकि वो अपने साथियों को बचा सके। इसलिए वो जल्दी से सबके अराउंड एक बड़ा सा बैरियर बना देता है ताकि डीमन किंग के अटैक से वो सेफ रह सके। अब इस बैटल को खत्म करने के लिए विजार्ड अपना अल्टीमेट वेपन समन करना शुरू कर देता है। वो लेजेंडरी 8 पॉइंटेड फ्लेम सोर्ड, जिसमें फ्लेम सोर्ड वॉर कहा जाता है, उसे बुलाता है। पूरा एटमॉस्फेयर पावर से भर जाता है और हवा में आग जलने लगती है। उसके ऊपर 8 ब्लेजिंग फ्लेम पॉइंट बनने लगते हैं। लेकिन जैसे ही विक्ट्री का मोमेंट पास आता है, अचानक विजार्ड का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। विजार्ड अपना वो एशियन चैंट भूल चुका होता है, जिससे कि वेपन की पूरी पावर रिलीज होती है। इसी छोटी सी गलती की वजह से वो थोड़ा सा वनरेबल हो जाता है। डीमन किंग ये वीकनेस तुरंत महसूस कर लेता है और जान लेने के इरादे से सीधा विजार्ड की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही डीमन विजार्ड पर फाइनल अटैक करने ही वाला होता है, तभी सातू वहां पर आ जाता है और एल्सा की सोर्ड को पकड़कर पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है। एक ही तेज स्ट्राइक में सातू डीमन किंग का हाथ काट देता है, जिससे कि डीमन किंग वहीं पर रुक जाता है। ये अनएक्सपेक्टेड अटैक विजार्ड को एक नया मौका दे देता है। सातू विजार्ड से कहता है कि अपनी फायर मैजिक का यूज करके डीमन किंग को जला दो। फिर दोनों मिलकर अपनी पूरी ताकत से आग छोड़ देते हैं, जो कि धीरे धीरे डीमन किंग को पूरी तरीके से इन्फेक्ट कर देते हैं। जैसे ही आग बुझ जाती है, सभी के दिल में एक सुकून आ जाती है, क्योंकि डीमन किंग आखिरकार हार चुका होता है। रेल्सा सातू की बहादुरी को देखकर इमोशन से भर जाती है और उसे गले लगाने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। लेकिन उससे पहले एक शॉकिंग चीज होती है। डीमन किंग का कटा हुआ सर, जिसमें अभी भी थोड़ी सी जान बची होती है, अचानक उसकी तरफ झपटता है। लगता है कि जैसे खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। तभी एक छोटा सा पप, जो कि उस व्हाइट डॉग का बच्चा होता है, जिसने की कभी इनकी जमीन की रक्षा की थी, उस डीमन के सर पर जंप कर देता है। वो पप डीमन किंग के बचे हिस्से को भी खत्म कर देता है। लेकिन अगली पल पप गुस्से में भौंकने और ग्रोल करने लगता है और सातू और विजार्ड पर चिल्लाता है, जैसे उन्हें अपने फादर उस वाइल्ड डॉग को मरे हुए दोस्त दे रहा हो। ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है। विजार्ड पप के दर्द को महसूस करता है और उसे प्यार से उठा लेता है ताकि पप उसकी स्मेल को महसूस कर सके। कुछ अजीब सा होता है। विजार्ड की एनर्जी बिल्कुल पप के फादर जैसी लगती है और वही फेमिलियर स्मॉल पप को शांत कर देती है। पप धीरे धीरे काम हो जाता है और इसी मोमेंट में विजार्ड एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेता है। वो अपनी लाइफ एनर्जी का हिस्सा उस मरी हुए वाइल्ड डॉग की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। उसके साथ ही मना करते रह जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वाइल्ड डॉग में मूवमेंट होती है और वो जिंदा हो जाता है। जब वो आंखें खोलता है तो अपने पप को अपने पास रोता हुआ देखता है। फादर और पप का मिलना सबकी आंखों को नम कर देता है। लेकिन विजार्ड की ये सेल्फलेस चॉइस उसकी बॉडी पर भारी पड़ती है। उसकी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। रेल्सा घबरा जाती है और वो विजार्ड को अपनी बाहों में उठा लेती है, ये डिसाइड करती हुए कि उसे घर ले जाकर उसकी केयर करेगी। इनके पास पहुंचने के बाद सातू अचानक नींद से जागता है और देखता है कि रेल्सा शांत बैठी हुई उसे देख रही है। वो बताती है कि जैसे ही वो लोग वापस आए थे, सातू गहरी नींद में चला गया था। सातू नोटिस करता है कि रेल्सा के चेहरे पर एक अलग सी सॉफ्टनेस है, एक छोटी सी पर सच्ची कॉर्नर जो उसे बहुत ही कम दिखती है। दोनों थोड़ी देर तक इसी शांति मोमेंट को शेयर करते रहते हैं और फिर बाहर जाकर सभी लोगों से मिलते हैं। बाहर जाते ही वो देखने की विजार्ड बिल्कुल ठीक हो चुका है। एक रात की अच्छी नींद के बाद उसकी सारी थकान उठ जाती है, लेकिन साथ ही उसकी शरारती आदत भी वापस आ जाती है और वो इनके गेस्ट और स्टाफ को परेशान कर रहा होता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद रेल्सा और सातू लैबिरिन्थ के टॉप पर जाते हैं, जहाँ से नीचे के टेढ़े मेढ़े रास्ते साफ दिखाई दे रहे होते हैं। वहाँ का माहौल काफी शांत होता है। रेल्सा चुपचाप खड़ी होती है। उसकी आंखें दूर देखती हुई लगती है, जैसे वो किसी गहरे सोच में हो। फिर वो सातू के साथ एक पर्सनल बात शेयर करती है। वो बताती है कि जब सातू आराम कर रहा था, तब उसने रास्ते में मिले एक स्ट्रे डॉग से बातें की थी। रेल्सा जैसे इंसान के लिए ये बात काफी ज्यादा अनयूजुअल होती है, क्योंकि वो आमतौर पर अपनी फीलिंग किसी को नहीं दिखाती। लेकिन वो एक्सप्लेन करती कि उस डॉग ने उसे एक वुल्फ पप याद दिला दिया था, जिससे कि वो कभी मिली थी। अपनी जिंदगी के शुरू के दिनों में रेल्सा ने 3 सर्दी के मौसम उस वुल्फ पप के साथ गुजारे थे। दोनों ने मिलकर मुश्किल वक्त का सामना किया था और जिंदा रहना सीखा था। रेल्सा कहती कि शायद से वही एक्सपीरियंस उसे थोड़ा सा रफ बना देगा, बाकी लोगों की तरह सॉफ्ट या रिफाइंड नहीं। वो मानता है कि सिर्फ वही लोग उसे समझ सकते हैं जिन्होंने खुद हार्डशिप देखी हो। उसके दिल में ये बातें होती है कि वो सिर्फ वही लोगों के साथ रहना चाहती है जो कि उसे बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे कि वो है। ये सब सुनकर सातू को एहसास होता है कि रेल्सा उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। बिना ज्यादा सोचे वो बोल देता है कि इस दुनिया में उससे ज्यादा रेल्सा की जरूरत है। ये वर्ड्स उसके मुंह से निकल जाते हैं उससे पहले कि वो खुद को रोक पाता। दोनों के बीच एक गहरी सी खामोशी छा जाती है और उस कन्फेशन का वेट हवा में महसूस होने लगता है। तभी अचानक ड्वार्फ भागते हुए उनके पास आता है और उसकी आवाज उस खामोशी को तोड़ देती है। भागते हुए वो बताता है कि
विजार्ड इन चाबियों को खो चुका है और किसी नई मुसीबत में फंस गया है। वो तुरंत सातों की मदद मांगता है और लोक्स के लिए उसे खींच कर ले जाता है, रेल्सा को अकेला छोड़कर। बाद में जब सारा हंगामा शांत हो जाता है, सातु एक शांत रूप में विजार्ड के साथ होता है। वो अपने साथ शहद की एक छोटी सी बोतल लाता है और विजार्ड को ऑफर करता है। विजार्ड थोड़ा सा सरप्राइज होता है और एक रेयर मोमेंट में वो इस छोटे से गेस्टर से खुश हो जाता है। ये सिंपल सा गिफ्ट थोड़ी देर के लिए विजार्ड की शरारतों को रोक देता है और उसका मूड हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है। कुछ टाइम के बाद सातु दोबारा से रेल्सा को ढूंढता है और इस बार एक स्पेशल गिफ्ट के साथ। वो एक शार्प और स्टडी वेपन होती है जो कि उसने खासकर रेल्सा के लिए खुद बनाया होता है। जब रेल्सा उस वेपन को ध्यान से देखती है तो उसके कंधे पर लगा एक छोटा सा हेयर पिन नजर आता है। तुरंत वो समझ जाती है कि सातु का तरीका है उसे सिर्फ एक वेपन नहीं बल्कि अपनी तरफ से कुछ पर्सनल देने का। रेल्सा हल्की सी मुस्कान के साथ उस हेयर पिन को वेपन से निकालकर अपने बालों में लगा लेती है। ये बिना कुछ कहे सातु के गेस्टर को एक्सेप्ट करने का उसका तरीका होता है। उसके बाद उनका अगला सफर उन्हें एक मैजिकल बीस्ट के सामने ले आता है। ये एक मैंटिकोर होता है जो कि दिखने में काफी हद तक विजार्ड जैसा लगता है, जिसे देखकर थोड़ा सा फनी सा मोमेंट आता है। रेल्सा बिना टाइम वेस्ट की पूरी डिटर्मिनेशन के साथ एक ही पावरफुल अटैक में उसे मैंटिकोर को मार देती है। उसकी मूवमेंट्स में एक नई एनर्जी दिख रही होती है, जैसे उसकी स्पिरिट फिर से रिवाइव हो गई हो। उसके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है जो कि सातु के साथ बने हुए अनस्पोकन बॉन्ड में आता है। बाद में सातु लेफेन पेन के लिए एक छोटा सा बात प्रिपेयर करता है। लेफेन पेन इस बात से बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसे रिलैक्स करना और थोड़ा एंजॉय करने का मौका मिलता है। थकान की वजह से बाद में दोनों ही सो जाते हैं। अगले दिन जब उनकी नींद खुलती है तो लेफेन पेन अब छोटी सी फेरी नहीं होती बल्कि उसका साइज एक नॉर्मल इंसान जितना बड़ा हो चुका होता है। थोड़ी देर के बाद दोनों साथ में वॉक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर लेफेन पेन खुशी से उछलती रहती है क्योंकि वो अपने नॉर्मल साइज में वापस आ चुकी होती है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि उसका कर्ज टूट चुका है। तभी सातु उसे एक खूबसूरत सी रोब देता है। पहले तो लेफेन पेन मना कर देती है क्योंकि उसके पास सातु को देने के लिए गोल्ड कॉइन नहीं थे, लेकिन सातु तुरंत कहता है कि ये उसकी तरफ से एक अपोलॉजी और ग्रेटिट्यूड का गिफ्ट है उस सब सेल्फलेस कामों के लिए जो कि लेफेन पेन ने किए थे। ये सुनकर लेफेन पेन रोब पहन लेती है और खुशी से इधर उधर दौड़ने लगती है। तभी अचानक से एक थक से टकरा जाती है। वो थक धमकी भरे अंदाज में लेफेन पेन के पास आता है और उसे परेशान करने लगता है, लेकिन सातु तुरंत बीच में आ जाता है और लेफेन पेन को प्रोटेक्ट करता है। थक सातु को देखकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये वही लड़का है जिसे कि लेविनेथ का नया डोर ढूंढा था। वो सातु को वीकलिंग बोलता है और कहता है कि उसके टीममेट्स तो काफी स्ट्रॉन्ग हैं। वो गुस्से में सातु पर पंच करता है, लेकिन सातु तुरंत उसका हाथ पकड़कर पीछे मोड़ देता है। थक जमीन पर मुंह के बल गिर जाता है और माफी मांगने लगता है। बाद में लेफेन पेन अपने नॉर्मल छोटे साइज में वापस आ जाती है। इसी बीच रेल्सा और विजार्ड एक्यूपंक्चर शॉप में वापस लौट आते हैं। वो तीनों उस कंटेनर को देखते हैं जिसमें लेफेन पेन ने बात लिया था, जो कि उसे ह्यूमन का साइज बना देता है। तभी डॉर्फ आकर बताता है कि विजार्ड के पास काफी अजीब चीजें होती हैं, जो कि फेरिस को कुछ टाइम्स के लिए उसके ओरिजिनल साइज में ले आती है। कुछ टाइम के बाद सातु इस नई दुनिया में अपना हैंडीमैन बिजनेस स्टार्ट करता है। धीरे धीरे उनके पुराने टीममेट्स इनमें वापस आने लगते हैं और अपने छोटे मोटे काम करवाने के लिए। आखिर में सातु को एहसास होता है कि वो एक ग्रेट हैंडीमैन बन चुका है जिसे सब पसंद करते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है, मतलब कि इसका सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।